Good afternoon. Am I audible? Am I clearly visible? Yes, yes. Good afternoon. Good afternoon. So, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हाँ. कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है. प्रीलिम्स इस साल कैसा था? काफी ट्रिकी था, आई गेस. एंड दैट वाज एक्चुअली, मतलब, वेरी वेरी वियर्ड ना. आई डोंट नो कि लोग, मतलब, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, डुएबल था, बट ऐसा था नहीं. एग्जाम एनवायरनमेंट काफी टफ था वो पेपर. एंड इवन सी सेट ऑल्सो. हाँ, कुंट क्वालिफाई सी सेट. सी सेट, आई डोंट नो कि मतलब उन्होंने क्या देखा है. और एकाएक 73 पे एनी चांस, 73 पे चांस तो बिल्कुल है, मतलब मोस्ट लाइकली यस वाले चांस में है. ठीक है. 73 पे. ऑल्दो मेरे पास कोई बहुत स्टेटिस्टिकल 94. वाह राज, वेरी गुड. ठीक है. स्टेटिस्टिकल डेटा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन देखो क्या होता है कि प्रीलिम्स में ना बेंचमार्क स्कोर होता था. बेंचमार्क स्कोर बोले तो जो 25-30 क्वेश्चन सिलेबस से आते हैं, यूजुअली जो आते थे, तो 50 मार्क्स 60 मार्क्स के आसपास बेंचमार्क स्कोर हो जाता था. तो उसके कारण कट ऑफ बहुत ज्यादा, मतलब कट ऑफ उसके ऊपर से ही बिल्ड होना शुरू होती थी. इस बार माई वॉइस इज लो. कोई और भी बता सकता है क्या, या वॉइस क्लियर नहीं है तो? हाँ, क्लियर है. ठीक है. तो वो जो बेंचमार्क स्कोर, जब वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 5-10 आ जाता है, तो वो बेंचमार्क स्कोर 15-20 हो जाएगा ना. बट ये है कि लोगों ने अटेम्प्ट लिए हैं, तो उस कारण से क्या हो रहा है, जब डिफरेंट, मतलब जो लोग कम प्रिपेयर्ड थे, ठीक है, तो उनके लिए भी 15 नंबर है. 15 नंबर का ही ब्रिज कवर करना है. और जो लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड थे, उनके लिए भी बस 10-15 मार्क्स का एडवांटेज है ना. उस कारण से रैंडमनेस बहुत हो गई है कि पीपल ओवर लेस प्रिपेयर्ड आर एक्चुअली having a better chance or more equal chance than they would have had in the case 2024-25 जैसा पेपर आता. ठीक है. 23 में भी टफ था पेपर. 23 में वाज फर्स्ट टाइम सरप्राइजिंग पेपर, बट उस समय जो क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट्स थे, वो सिलेबस से थे. ठीक है. सीसैट का इम्पैक्ट है, बट 23 जैसा नहीं होगा. बिकॉज 23, मतलब, आई कैन एग्री कि 23 से कठिन सीसैट था, आर्ग्यू कर सकते हैं, बट 23 में पहली बार सीसैट टफ आया था, तो लोग प्रिपेयर नहीं करते थे. ठीक है. इसलिए सीसैट का इम्पैक्ट 23 से कम होगा, मतलब. ठीक है. ये बात आर्ग्यू की जा सकती है कि पहले कॉम्प्रिहेंशन इजी होता था, वो तो डुएबल होता था. लेकिन वो पहली बार जब सरप्राइज आता है ना, तो उसका एलिमेंट, उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, उस एलिमेंट, सरप्राइज एलिमेंट का. ठीक है. तो इस कारण से ये भी आप इन्फर कर सकते हैं कि जो लोग मेंस के लिए जा रहे हैं, दे हैव अ बेटर चांस. जिन्होंने थोड़ी प्रिपरेशन की है, या जो लोग, कुड यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी. ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड मिक्स ऑफ बोथ. So I was saying कि means, if I summarize what I have said till now, कि due to randomness in the paper, due to the floor marks, due to the number of conceptual or the logical questions going down, the difference between the people who have prepared and the people who have not prepared has come down significantly, and that is the reason the cutoff could also go down, as well as the people who had lesser prepared had better chance this year. Secondly, CSAT was tough, but the impact will be lesser than 2023, because 2023 was the first time when the CSAT was uh, tough. ना? ठीक है. Or yes, this is what we have discussed till now. But this also creates an opportunity for the people who have prepared for the mains a bit, or those who have are going to prepare in the right manner, starting from, means, they must have started. Also, many people must have started, or who would be starting right now. ठीक है. So, देखो, whatever is the case, you should start preparing now. ना? What if UPSC delays the result till 15th of June? ठीक है. We actually don't have any control over how things are going to plan out from now. Na? And 15 out of 90 days is a big number. ठीक है. Almost 16-17%. Na? So do not lose out on that opportunity. And from today's session, you can learn how you could plan for the next 90 days and what are the things that should be followed. Okay. ठीक है. So let us start with the core part of the discussion now. ठीक है. And yes, see, let us first talk about the GS answer writing part. Okay. It Last time we had taken extensive sessions on how to write, but that may not be feasible today. But we can at least discuss what is the thing that fetches high marks in GS means. Okay. To be able to understand this, understand the point how examination or how evaluation process works in UPSC. ठीक है. Yes, first and foremost, a single examiner checks the entire GS1 paper or GS2 paper or GS3 paper. Okay, there will be different examiners for different GS papers, but one paper is checked by one examiner. They are usually subject matter experts of one of the subjects. ठीक है. Say for instance, a person is a professor in
ABC University of African history, say for instance, and he or she might be evaluating your entire GS1 paper. ठीक है. Or if a person is a professor or lecturer of say microbiology, or he or she might be evaluating your entire GS3 paper. ठीक है. So you can infer that they are not the subject matter experts of all the fields. ठीक है. And if you understand professors, uh, they are means even a microbiology professor is an expert in one of the niche fields of that. No? So they don't have that much well versedness with the generic aspects of the GS means. No? Most of the answers are on the application part of a concept. Okay. Even if they ask National Semiconductor Mission, they are not asking you what is P band, N band, and means how a semiconductor is functioning. Okay. But a professor might be more accustomed with what is a semiconductor, what is doping, what is how can we enhance the conductivity of semiconductor, these all things, say for instance. Okay. These are all, of course, representational examples that I am telling, but you can infer what I am trying to say. But in the GS question, there will be how has the semiconductor mission progressed, or how can semiconductor technology be leveraged for Indian conditions, these also sort of things. No? Okay. So you have to understand the limitations of the examiner to be able to perform better than what your competitors are doing. Okay? First thing. Second thing is that there is almost 2 to 2.5 months between the mains and the mains result. Okay? Firstly, the evaluation of the entire regional language paper as well as the English paper has to be done. Okay? That leaves with almost 1.5 months, say for instance, safe approximation. Okay? What means I would say that it doesn't take more than 15-20 minutes for an examiner, a single examiner evaluating the entire GS paper to evaluate the paper. ठीक है. 15 से 20 मिनट में मैक्स टू मैक्स. ठीक है. I have means some degree of information, but let us say क्या कहते हैं टेलीग्राम पे, इवन इफ इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ mere coincidence. ठीक है. तो 15-20 minutes max to max. So 10 seconds, 15 seconds per page, because totaling work has also to be done. No? Verification of the totaling work also has to be done. All the pages are checked or not, all the questions are checked or not, that also has to be verified. ठीक है. So let us say 10-15 seconds per page. Network issue, or is it just me? Can anyone confirm that is there a network issue? No issue. Thank you, thank you, thank you, thank you. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. हाँ. So if you understand that there is 10 to 15 seconds that is going to be dedicated by the examiner on your one page, or say half minute to 1 minute per answer. Okay. So what you can infer from this information is that no one is reading your answers. Okay. They are scanning your answers. I hope you understand the difference between reading and scanning. No? So one of the good tests means this makes the relative weightage of what you write versus how you write tilted heavily in the favor of how you write. Okay. What you write is not a big constraint. I'm telling you why. Because first of all, the time dedicated per answer is very less. Second is uh, yes, most of the questions are going to be means whatever has been the trend is that most of the questions are directly or indirectly from what we have read. Okay. If you look at last year's GS1 as well as the GS3 paper or GS4 paper, there was no question that was very challenging in nature. No? In GS2, there were some questions. I agree. There were some questions where you had to interpret very heavily. Okay? But in last year, in three papers, there was not a single question, or you can say one question in GS1, remote sensing drone technology one could have been challenging for some people, but I had appeared for forest service, so that was not tough to a great degree for me. Okay. Say in three papers, one question per paper. Okay. 19 questions are from what you would say that you have read. You have some degree of understanding about. Okay. In GS2, you can say 3-4 questions. Okay. So out of the 4 papers, let us say 8 questions are challenging. Okay. 2 questions per paper. Let us say 3 questions per paper. So for the 17 questions, your content is not going to be a big differentiating factor. Okay. If the question is discuss the salient features of so if the question is to discuss the salient features of Harappan architecture, ठीक है. अगर क्वेश्चन है कि हरप्पन आर्किटेक्चर में इसके फीचर डिस्कस कीजिए. So if a person who has some understanding or a person who has a great degree of understanding, the content cannot be the differentiating factor. ठीक है.
तो दो कारण बताया कि कंटेंट इज a less of a differentiating factor. It is not that if you even if you don't know anything you would be able to write answer. ऐसा नहीं होगा, आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, बट आप लोगों ने प्री क्लियर किया है, आप लोग 1 1.5 साल 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से, कुछ लोग 5 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ चैलेंज। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन की फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग तो होगी। ठीक है, तो डिफरेंस आता है उसके बाद, और कॉपी जब आपकी पढ़ी नहीं जा रही है, तो कॉपी जब स्कैन हो रही है, तो आपको क्या कहते हैं, डिफरेंस आएगा कि वो चीज कैसी दिख रही है, आपकी आंसर शीट कैसी दिख रही है। इसको हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो जैसे मैं पिछले साल प्लान किया, उसके बाद काफी लोगों से बात किया, उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कहते हैं, आंसर राइटिंग पे चीजें की, तो मैं काफी कुछ और एक्सप्लोर किया पिछले साल में, इसके बाद भी की, या फिर इस साल देना पड़ता तो क्या करते हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हैं मान लो क्वेश्चन के ना, एक आंसर में तीन एलिमेंट। ठीक है, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन नहीं। ठीक, फर्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट एड्रेसिंग व्हाट इज आंसर्ड। ठीक है, जिसे लोग कहते हैं कोर डिमांड, या फिर लोग कहते हैं कोचिंग पैराडाइम में जो वर्ड फेमस है, कंटेंट इज द किंग। ठीक है, इट इज किंग अप टू दैट एक्सटेंट कि जो चीज पूछी गई है वो बतानी है। ठीक है, और वो चीज क्लियर कट बतानी है, बिकॉज इवन इफ द एग्जामिनर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, even if the examiner is not giving dedicating a lot of time, but he or she is going to evaluate 1,000 answer sheets. ठीक है, but he has already evaluated say 10 answer sheets before you. ठीक है, even if he has evaluated 10 answer sheets before you, he or she totally understands. अच्छा हाँ, evaluators don't have model answer. ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या है कि when he or she has already evaluated some answer sheets, he or she understands what is the demand ना, जो हम लोग कहते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कोर कंटेंट या कंटेक्स्ट पे आंसर करो, रेलेवेंट कंटेंट लिखो, ये सब चीज का बॉइल डाउन करके यही हो जाता है कि आंसर व्हाट इज डायरेक्टली आस्क्ड, उस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, बट दैट इज नॉट वेरी टफ टू इनकलकेट, क्योंकि कंटेंट इज नॉट अ बिग बिग बैरियर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली क्वेश्चन में मतलब आप अगर बेसिक्स भी ना, अगर आप 100 आंसर भी लिख लेंगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि इस डायरेक्टिव का मतलब क्या है, डायरेक्टिव वगैरह क्या मतलब है, वो अपन ने पहले लिया था आंसर डिस्कशन सेशंस में। ठीक है, सेकेंडली कि हाउ यू कैन ब्रेक इट डाउन, या एक और चीज है ना कि मतलब हर क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स हम लोग, इफ वी हैव डेवलप्ड द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स, इफ वी आर क्रिएटिंग 12 पॉइंट्स इन अ 10 मार्कर और 15 पॉइंट्स इन अ 10 मार्कर। ठीक है, बट क्वेश्चन में 3 या 4 पॉइंट ज्यादा होता नहीं है सैलिएंट फीचर। ठीक है, तो उस 3 4 पॉइंट जो है ना, उसी को कहते हैं कंटेंट या कोर डिमांड या जो भी है। ठीक है, दैट शुड प्राइमा फेसी बी विजिबल। ठीक है, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट इज विजिबिलिटी। ठीक है, जो व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट यू एक्चुअली नो, दैट शुड बी विजिबल टू द एग्जामिनर। ठीक है, विजिबल मीन्स दे शुड बी, आप कैसे भी कर सकते हैं कि आप उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, या मैप से रिप्रेजेंट कर दें, या फिर क्या कहते हैं शुरू के पॉइंट्स दिखाएं, हाईलाइटेड दिखाएं। ठीक है, जो भी है, दो डिफरेंट पेन यूज करें, जो भी है। ठीक है ना, तो ये चीज है पहला एस्पेक्ट ऑफ द आंसर राइटिंग, दैट इज कॉन्टेक्स्ट आंसरिंग व्हाट इज एड्रेसिंग व्हाट इज how he present the answers material. I am not able to understand your question, but doubts we will take at the end. Let us first conclude with the session. ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट हो गया कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट, एड्रेसिंग व्हाट इज डायरेक्टली आस्क्ड। सेकंड इज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट differentiating factor. Halo effect, it includes several things. I have that PPT that we used last time, but it will take a lot of time if we keep on going through that. ठीक है, तो हेलो इफेक्ट इंक्लूड्स प्राइमा फेसी some visual elements and some non-visual elements. If we discuss the non-visual elements, first and foremost thing that matters is the number of points. ठीक है, points should never be written in the semi-paragraph format. Semi-paragraph format means that you have given point number one, and then you start writing this will create this situation and this will lead to this thing. ठीक है, so you are answering point wise, but each point is a small paragraph in itself. Do not do that, because you are killing the visibility aspect of your point. आपका जो कोर आप चीज अपनी नॉलेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो हिडन हो जाएगी, एंड नो वन हैज द टाइम टू रीड दैट। ठीक है, and if you are answering in semi-paragraph format, you will take a lot of time to write that. You will take a lot of space to write that, and that will compromise on the visual elements that you are trying to incorporate. It will compromise on the number of points that you are trying to put in. ठीक है, तो इस चीज के लिए पॉइंट को हमेशा आप इस फॉर्मेट में लिखें, से फॉर इंस्टेंस, और एक बार कनेक्ट करते हैं, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, एडिटेड फाइल है, नाइस। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, पॉइंट्स को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखें, पॉइंट नंबर फॉलोड बाय अ कीवर्ड बेस्ड रीजनिंग। ठीक है, कीवर्ड बेस्ड, यहाँ पे आप कीवर्ड से रीजनिंग करें, से फॉर इंस्टेंस आपने लिखा डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक डाउनस्लाइड, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। अगर आप इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि द नंबर ऑफ डिबेट्स इन पार्लियामेंट हैव रिड्यूस्ड, ठीक है, बाई मान लो 67% तुमने कोई डेटा दिया, एंड दस क्वालिटी दस क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन हैज गॉन डाउन, ठीक है, हैज रिड्यूस्ड, से फॉर एग्जांपल आपने ये पॉइंट लिखा, ठीक है। ये भी छोटा ही पॉइंट, इससे भी बहुत बड़ा बड़ा लोग लिखते हैं, ये तो मतलब कि 20-25 वर्ड का एक पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या चीज है, 67 क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन, ये दो चीज आप कन्वे करना चाह रहे हैं, बट एग्जामिनर को ये पढ़ना पड़ेगा। बट इफ यू जस्ट राइट कि से फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं लेजिस्लेटिव क्वालिटी, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव क्वालिटी रिड्यूस्ड, आपने पॉइंट नंबर 1 दिया, तो ये एग्जामिनर को आपने फर्स्ट लाइन में, जब वो व्हेन ही और शी इज evaluating your answer sheet vertically, no one is reading it horizontally, you have made it so easy for the examiner to understand what you are trying to convey. And then you can give an example that 67% जो भी है, 67% debates gone down, जो भी है, ठीक है। This is what I am trying to convey. Answer your point in such a way that it becomes that even means you are reducing the effort of the examiner, you are enhancing the visibility of your points, the visibility of your content, ठीक है। You have made it so easy for the examiner to interpret what you are trying to say, ठीक है। I hope you are understanding what I am trying to say, ठीक है। इसके बाद हेलो इफेक्ट के एलिमेंट्स थे, शेयर इंटायर स्क्रीन। अच्छा हाँ, एक एक दो चीजें और थी इसमें, बॉडी पे ही देख लेते हैं। बॉडी एक्चुअली द आंसर, पॉइंट वाइज वर्सेस पैरा वाइज सबको पता है, हेडिंग एंड सब हेडिंग, ठीक है। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पे भी बताएंगे व्हाट इज द कंप्लीट पॉइंट रीजनिंग प्लस सब्सटेंशिएशन, ठीक है। जो अभी हमने लिखा कि सब्सटेंशिएशन क्या लिखा हमने, 67% जो भी लिखा हमने, ठीक है, दैट इज अ फिक्सियस नंबर ऑफ कोर्स। सब्सटेंशिएशन के दो तरीके हैं, एक है एक्सप्लेनेशन और दूसरा है वैलिडेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या बताएंगे, मान लीजिए आपने लिखा लेजिस्लेटिव क्वालिटी रिड्यूस्ड, इसके बाद आप एक्सप्लेन करने लगे सिंस द डिबेट क्या कहते हैं, द number of bills referred to the committee has gone down and it affects the, yeah, number of debates on has gone down, so this is this, ठीक है। आपने ये लिखा, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है आप डेटा भी दे दें, तो आप एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन प्लस वैलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है। वैलिडेशन इज व्हेन यू गिव अ डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, न्यूज, ठीक है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। द challenge here is we have the most of the points that we are arguing, okay, most of the arguments that you are giving, that we are giving the reasoning aspect is not very tough, it is, and more so when the examiner has already evaluated so and so number of copies before you, okay, when the examiner has already evaluated so many copies before you, he or she understands what you are trying to convey, okay। So explanation is again a waste of time, waste of space. You should, up to the extent of possibility, address or create the substantiation through data, fact, example, news, reports, everything, ठीक है। Even if you have to explain, can you come up with a small flow chart कि this leads to this arrow and, ठीक है, या फिर can you come up with a micro diagram, ठीक है। You are reducing the number of words that you have to write, you are reducing the labor that examiner has to go through to understand what you are trying to convey, and you are creating space for more points and the visual elements, ठीक है। बी वेरी वेरी माइल्डर, ठीक है, कंजूसी करनी है शब्द यूज करने में, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है ऑफ कोर्स पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन, जिसे कहते हैं कि सेकंड एलिमेंट ऑफ कोर डिमांड कह सकते हो, कि जो चीज पूछा गया है उसको पहले बताया जाए, कोर एस्पेक्ट को पहले बताइए, ठीक है। अब पॉइंट्स ऐसा तो है नहीं कि आपके पास इनफाइनाइट होंगे, तो इसके लिए टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स, ये तो आ गया हाउ टू डू इट में, व्हाट टू डू इट में तो ये नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। हेलो इफेक्ट कहाँ गया, हाँ, ठीक है। विजुअल एलिमेंट्स, नॉन विजुअल एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट हम देख रहे थे, पहला तो कोर डिमांड हो गया या कॉन्टेक्स्ट कह दिया, जो भी है ना, टेलिंग व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है, अभी ये सब नॉन विजुअल चल रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स कि आप लेंदी वर्ड एक्सप्लेन करने की जगह आप क्या कीवर्ड्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे हमने देखा लेजिस्लेटिव क्वालिटी, ये तो कोई हो भी सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड ना हो, बट अभी अभी बनाया हुआ है, ठीक है। कंटेंट डेंसिटी, स्पेस छोड़ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली स्पेस छोड़ने से नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, ठीक है। ओल्ड माइंडसेट से जैसे है, मान लो जैसे कि ना, बहुत ही सिंपल शब्द में समझो तो बोर्ड जैसी कॉपी चेक होती है, क्योंकि वही लोग चेक भी कर रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, उसी थॉट प्रोसेस के लोग ना। तो स्पेस छोड़ने से क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन, मतलब इंप्रेशन की बात है ना, कि यू आर आफ्टर एड्रेसिंग व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड, यू आर ट्राइंग टू एड्रेस द साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर ना, कि ठीक है आपने ज्यादा पॉइंट्स लिखे तो आपको ज्यादा आता है, इट इज सिंप्लिसिटली इन्फर्ड, ठीक है। आप बहुत क्लियरली कन्वे कर रहे हैं, तो यू आर एड्रेसिंग द टफनेस जो एग्जामिनर को जाना पड़ेगा आपका आंसर इवेलुएट करने के लिए।
तो आप क्लैरिटी के साथ, विजिबिलिटी के साथ एड्रेस कर दे रहे हैं तो यू आर रिड्यूसिंग हिज और हर लेबर। ठीक है। आप कीवर्ड बेस्ड लिख रहे हैं तो इट इज टेकिंग लेस स्पेस एंड इट इज क्रिएटिंग अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कि वाओ, बाकी लोग ऐसे लिख रहे थे, आपने उनसे बेटर लिखा। ठीक है। चौथा क्या था, स्पेस ज्यादा भरा हुआ, इट कन्वेज एन इंप्रेशन कि आपको ज्यादा आता है। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। ठीक है। इम्प्लिसिट डिमांड्स, इम्प्लिसिट डिमांड्स है, मान लो कि क्वेश्चन में कोई डिमांड हिडन थी, क्या आप उसको ला पा रहे हैं कि ला पा रहे हैं या नहीं। ठीक है। मान लो आया कि डिफरेंस बिटवीन भक्ति जी एंड मतलब क्या कहते हैं, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भक्ति एंड सूफिज्म। ठीक है। तो आप दोनों के बीच में सिंथेसिस क्या था, वो भी एक हो सकता है इम्प्लिसिट डिमांड। पहले आपने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में पहले डिफरेंस बता दिया, फिर सिमिलैरिटीज बता दी, फिर सिंथेसिस बता दिया। ठीक है। तो सिंथेसिस यहाँ पर एक इम्प्लिसिट डिमांड हो गया। ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये सब अपन ने आगे किया तो है काफी। ठीक है। और हाँ, विजुअल एलिमेंट्स, विजुअल एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, नीटनेस, ज्यादा कटिंग फटिंग और पता नहीं, मतलब आई डोंट नो कि लोग इस बात को क्यों नहीं कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री में या कहीं भी टारगेट करता है कि राइटिंग मैटर्स टू एन एक्सटेंट। ठीक है। अगर आपकी राइटिंग, वही बात है ना, मतलब समझने में अगर एग्जामिनर को दिक्कत हो रही है, तो समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको लेस रिवॉर्ड होगा। ठीक है। लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स लेजिबल होना चाहिए, लेजिबल तो होना ही चाहिए, लेकिन आप क्रॉस द ईयर्स देख लें कि मतलब आप एक एग्जांपल ढूंढ के ला सकते हैं कि उसकी खराब राइटिंग थी, उसको फिर भी नंबर मिला। ठीक है। बट दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द होल पॉइंट ना। द होल पॉइंट इज, अगर आप एक लार्ज सैंपल स्पेस और एक स्मॉल सैंपल, मतलब एक लार्ज सैंपल स्पेस ऑफ नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग देखें और एक लार्ज सैंपल स्पेस ऑफ हैपाजार्ड राइटिंग देखें, तो बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन बेटर नीट जो भी है बोल लो, उस हैंड राइटिंग वालों को ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। दिस इज ए फैक्ट। ठीक है। और विजुअल एलिमेंट्स क्या हो गए, मैप्स, मैप्स में क्या है, मैप का जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले बना दो, जहां भी मिले बना दो, पांच छह चीज लेबल कर दो। मान लो इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशंस पे आ गया, तो बना दो, पांच छह चीजें मेंशन कर दो ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ये है, यहाँ पर से ओमान से इतना परसेंट गैस आ रहा है, या कतर से इतना परसेंट गैस आ रहा है, जो भी है। ठीक है। बहुत मतलब लोग ज्योग्राफी में बना देते हैं, बट हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। कोई एम्पायर के बारे में आया, किसी भी चीज के बारे में आया, तो वहां पर मैप बना दो, अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में आया तो पांच छह लोकेशन दिखा दो। ठीक है। गंगा नदी ये है, कलसी ये है, जो भी है, पाटलिपुत्रा ये है, वैशाली है। ठीक है ना। इट विल एनी वे फेच यू सम पॉजिटिव मार्क्स होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको पेज भरने के लिए कंटेंट का मतलब क्या कहते हैं, स्पेस भी कम हो रहा है, तो वो भी ठीक है, टाइम बचेगा। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 7 से 5-7 सेकंड में एक मैप बन जाए इंडिया का, या 15 सेकंड, 10-15 सेकंड में वर्ल्ड का मैप बन जाए। ठीक है। डायग्राम्स, डायग्राम्स ये क्या है कि ये बहुत जहां जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो ना डायग्राम बनाने की या फ्लो चार्ट बनाने की। फ्लो चार्ट बनाना क्या है, ये मतलब एक मान लो दो दो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक थीम वन थीम टू लिंकेज है, तो आप दोनों के बीच में फ्लो चार्ट बना दो, या तो दो तीन वर्ड यहाँ से, दो तीन वर्ड यहाँ से, हो गया, एक फ्लो चार्ट बन जाता है। ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, जहां भी कौन से क्या कहते हैं सीक्वेंस की बात हो, तो ए लीड्स टू दिस लीड्स टू दिस, एक बन जाएगा फ्लो चार्ट ना। कहीं पे कोई भी चीज टाइमलाइन की बात हो तो नोट्स बना दो। ठीक है। कि यहाँ पर मान लो 1885 टू 1905 ये हुआ, 1905 से ऐसे लिख दिया, मान लो 1885, 1905, 1915, 1922, जो भी है, यहाँ पे लिख दो कि दो दो पॉइंट्स लिख दो, ऐसे दो दो वर्ड्स, इसको बॉक्स कर दिया। ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्रिएट इंप्रेशन एंड हब एंड स्पोक हो गया, कोई भी चीज इम्प्लिसिट डिमांड थी, या पूछा कि वो हाउ कैन फलाना टेक्नोलॉजी सॉल्व द इश्यूज ऑफ इंडियन दीज थिंग्स, तो वो टेक्नोलॉजी क्या है वो बता दो, एक दो तीन चार चीजें ना। ठीक है। डेटा है आपके पास, हब एंड, मैंने कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन बता दिया, ग्राफ्स है। ठीक है। अगर आपके पास चार पांच डेटा है तो क्यों ना ग्राफिकली दिखाया जाए, या एटलीस्ट ट्रेंड दिखा दिया जाए कि इंडिया में सीपीआई का ट्रेंड कैसा चल रहा है, ऐसा चल रहा था, ऐसा चल रहा है, वैसा है, या डब्ल्यूपीआई कैसा है इसके साथ साथ, डब्ल्यूपीआई स्टिल बिन हाई, जो भी है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई, क्यों ना ढेर सारे पॉइंट्स लिखने की जगह एक बार एक ग्राफिकल दिया जाए, क्या इसको फिर से आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। फील फ्री, कोई बहुत रिजिडिटीज नहीं है। ठीक है। रिजिडिटीज नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं कि क्या मैंने इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट यूज कर दिया, क्या उसको आगे यूज कर दो भाई, इतना ज्यादा मत सोचो। ठीक है। कोई आपकी मोस्ट लाइकली वो चीज पढ़ी भी नहीं जाएगी। ठीक है। लेकिन वो साइकोलॉजिकली तो इंप्रेशन कन्वे कर देगा। फैक्ट कार्ड्स, फैक्ट कार्ड बोले तो जैसे मान लो कोई इजी टॉपिक है, ऐसे चीज पे आया, तो क्या आप, ये आपका पेज है मान लो फर्स्ट पेज, तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं सर जी से रेलिवेंट डेटा ना, जैसे एनसीईआरटी में होता है, डू यू नो। ठीक है। 10.8 करोड़ मेंबर्स, ठीक है, 1 करोड़ एस एच जीज, 96% एसेट क्रिएशन रेट। ठीक है। ये जो माइक्रो फाइनेंस रेट जो भी है, ऐसे 10-20 थीम है जो प्रिडिक्टेड ही है, मतलब उन 20 में से आप 7-8 आ जाएंगे, तो उनका प्रिपेयर कर लो ये चीज। डिसीजन ट्री हो गया कि ओके, जजेस का इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसा है, तो ओके, हाउस वन गया, हाउस वन से क्या कहते हैं,
स्पीकर ने एक्सेप्ट किया, यस, नो किया तो क्लोज्ड, यस किया तो फिर क्या होगा, पास टू हाउस टू इंक्वायरी होगी। क्यों ना ऐसे बना दिया जाए, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हेलो इफेक्ट दैट कुड बी इनकॉर्पोरेटेड एंड दे विल ऑलवेज फेच यू बेटर मार्क्स, ठीक है। हमने विजुअल नॉन विजुअल दोनों देखी। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज है इसी हेलो इफेक्ट को इंटेलेक्चुअली डिस्प्ले करना, कि आप राइट स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं। से फॉर इंस्टांस मतलब कि टू वॉट एक्सटेंट मान लो आ जाता है कि इस टाइप के, हाउ फार डू यू एग्री, या कोई डिबेट है या एग्जामिन है, ठीक है। तो मान लो कि एक साल आया 24 में कि डू यू थिंक द एडवेंट ऑफ पीआईएल हैज मेड इंडियन सुप्रीम कोर्ट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि यस इट हैज मेड, बीच में ना कहीं पे, अगर पहला आपने बताया यस इट हैज बिकम स्ट्रॉन्गर, सेकंड आपने बताया कि नो इट इज स्टिल नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उसके बीच में बता सकते हैं ना कि यस इट हैज स्ट्रेंथेंड बट देयर आर सेवरल इशूज या दीज एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोनॉमी स्टिल, मतलब कि आप इंटेलेक्चुअली या मैच्योर तरीके से, मैच्योर इंसान क्या कहेगा, जो लॉजिकल है एकदम, मतलब वो आप क्वेश्चन के आप आपको पता है कि लॉजिकल चीज क्या है, बट हम इतने फ्रेमवर्क्स में, इतने स्ट्रक्चरिंग में डूब चुके होते हैं कि पहला ये हेडिंग लिखा है इशू, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड, बीच में हम अपनी सही बात जो है ना उसको कन्वे नहीं करते हैं। या तो आप कंक्लूजन में या दो कनेक्टिंग पैराग्राफ्स के बीच में इंटेलेक्चुअली कन्वे कर दीजिए, दैट एवरीवन अप्रिशिएट्स इट, ठीक है। ऐसा इसमें ऑफ कोर्स आप हार्शली क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट हो रहे हैं, तो यू शुड क्या कहते हैं, बैक इट अप विद फैक्ट्स, बैक इट अप विद रिपोर्ट्स, और बैक इट अप मतलब अपने कंधे पे बंदूक लेके नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। तो आप किसी को बैक कीजिए, किसी के रिपोर्ट के थ्रू, जो भी है, ठीक है। लेकिन आप अगर ट्रुथ दिखा रहे हैं, आप अपनी इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, दैट विल आल्सो बी वेरी वेरी रिवॉर्डिंग फॉर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिस्प्ले ऑफ हेलो इफेक्ट अगर हम बोले मनी, तो वो ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम एक स्ट्रक्चर में इशू, सॉल्यूशन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, या जो भी है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, ये वो लिखने में ना, बट हम कहीं पर ये नहीं बताते हैं कि व्हाट इज द ट्रू पिक्चर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता होता है कि इलेक्टोरल पे आ गया, किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज पे आ गया, या टू साइडेड चीज पे आ गया। ऑलवेज टेल व्हाट इज द ट्रू थिंग, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इशू सॉल्यूशंस के बीच में कनेक्टिंग पैराग्राफ से, या फिर मतलब एक अलग सा बॉक्स बना दिया, उसमें लिख दिया, ठीक है। रियल सिनेरियो, ट्रुथ, जो भी है, एवरी वन अप्रिसिएट्स दैट, उस चीज को आपको लिखने की आदत डालनी चाहिए, या कंक्लूजन में बताया, जो भी है, ठीक है। ये हो गया व्हाट एक्चुअली वर्क्स इन एन आंसर राइट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर कि हम लोग क्या डिस्कस किए हैं अभी तक। अभी हम क्या कहते हैं, आगे देखेंगे कि मतलब आगे और चीजें भी देखेंगे, ऐसे के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन सोचूंगा, मैं चलो कोई क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ हो सकता है। मैं खोलता हूँ पिछले साल का GS2 पेपर, कहीं तो होगा इसमें। जैसे मान ले, सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज एंटी स्टेट एक्टर्स रादर देन नॉन स्टेट एक्टर्स, एनालाइज, जो भी है, ठीक है ना। तो हम पहले बताएंगे एंटी स्टेट, नॉन स्टेट, ठीक है। क्या हम दोनों के बीच में एक पैराग्राफ डाल सकते हैं कि रियल रियल इशू क्या है, कि दे डोंट हैव रीच, दे डोंट हैव वॉइस, या इस कारण से और मतलब जो भी है ना कि उन्होंने एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी की हैं। सर प्रीलिम्स हैड एआई हेल्प विल मिस इवैल्यूएशन भी आल्सो बी एआई, यार इतना मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब कल मैंने देखा था एक पोस्ट भी कहीं पे कि हाँ, फ्रॉम द टाइम द चेयरमैन हैज ज्वाइन सम और अदर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। सम मतलब क्वेश्चन लेवल पे लाएंगे, इवैल्यूएशन लेवल पे लाएंगे, इवैल्यूएशन लेवल पे लाना थोड़ा सा टफ है ना। क्वेश्चन लेवल पे जरूर हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट सम सरप्राइजेस, बट सरप्राइज को पता है मतलब, सरप्राइज मेंस में हैंडल करना बहुत इजी है, प्रीलिम्स में उतना इजी नहीं है, क्योंकि आपके पास 2 घंटे में 100 क्वेश्चन है, मेंस में 7-8 मिनट मिल रहा है आपको पर आंसर, तो वो चीज हैंडल हो जाएगी इफ यू हैव डेवलप्ड द स्किल ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। हाँ, CBSE डिड एआई इवैल्यूएशन, दैट इज गुड, मींस मुझे नहीं मालूम था ये। देन वोंट दिस ह्यूमन इवैल्यूएटर ओरिएंटेड स्टाइल बिकम नॉन यूजफुल, देन इट माइट बी द केस, मतलब ठीक है, ये बात तो है। मैं लेकिन ये है कि इन चीज को डेवलप करने के लिए भी, मतलब वो ऑफकोर्स एक्सप्लिसिटली नहीं लिखेंगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ज्यादा नंबर दो, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, जो भी पैरामीटर्स होंगे वो ह्यूमन ने ही डिफाइन किए होंगे, ठीक है। एंड अगर इतनी बड़ी चीज यूपीएससी ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो इसका एक तो आई थिंक गजट नोटिफिकेशन या कुछ तो आना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि आई डोंट मीन्स इसके बारे में मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मैं अभी कैसे कमेंट करूँ। हाँ, एनीवेज इट्स रिलेटिव परफॉर्मेंस, यस दैट इज आल्सो पॉइंट। एंड सर आपकी डीकेटी प्रीलिम्स स्ट्रेटजी काम नहीं करी, देखो उसमें एक चीज तो काम करी है, जो बहुत लोगों से मैंने बात करा, ऑफ कोर्स
कुछ चीजें नहीं काम करी होंगी, बट एक चीज काम की है कि यू शुड हैव वेरी हाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अगर कम अटेम्प्ट लेते हैं, मान लो आपने 70 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 70 में आपने 65 तुक्के मारे और 100 में आपने 95 तुक्के मारे, ठीक है, तो होगा उन्हीं का, होगा उन्हीं का जो 95 भी मारेंगे, 100 भी मारेंगे, और उनके बाद थोड़ी सी लक भी उनको फेवर करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100 मारते ही हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके बाद भी चीजें, हाँ, ठीक है, तो उसके बाद भी चीजें आपकी तरफ फॉल करनी पड़ेंगी। लेकिन अब 75 में, 65 में भी मान लो 32 गलत हो गए, और मतलब मान लो आपने 65 तुक्के मारे, 65 में भी 32 गलत हो गए और 33 सही हो गए मान लो, और 100 में से, या आपने 95 तुक्के मारे, उसमें 45 गलत 50 सही, वो रेशियो तो सेम ही रहेगा। जब तुक्के ही मारने हैं पूरे पेपर में तो ज्यादा ही मारो, ठीक है, वो चीज तो वर्क करी है। लेट अस मूव ऑन टू एस। हाँ यार, अविनाश, कैन यू डिसेबल द चैट? अविनाश, इफ यू आर हियर, यस कैन यू सर। प्लीज डिसेबल द चैट? यस सर। दैट वाज गुड आइडिया। ठीक है, डाउट क्लास में ले लेंगे। हाँ, एसए पे आते हैं। एसए और जीएस में क्या डिफरेंस है कि एसए में, मतलब जैसे जीएस का पेपर है तो आपके पास मैक्सिमम 3 पेज है लिखने को, और एक 4-5 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का क्वेश्चन है, उसके बाद डायरेक्टिव भी दिया हुआ है। तो यू एग्जामिनर है एक्चुअली, अगर आप क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन स्किल सीख लेते हैं तो एग्जामिनर एक्चुअली चार्टेड आउट एंटायर थिंग दैट यू हैव टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट 7, 8, 10, 12 मिनट्स ना। बट दैट इज नॉट द केस इन एसए, दैट इज नॉट द केस इन एसए, बिकॉज वहाँ पे 5 लाइन का टॉपिक है। इट इज ए टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। और लोग ऐसे में एक्चुअली क्लूलेस हैं कि क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है ना। ऐसे में देखो, यूपीएससी ने 4-5 लाइन का या 4-5 वर्ड का कीवर्ड का सिलेबस दिया है। उसमें क्या क्या चीजें हैं कि स्टे क्लोज टू द टॉपिक, ठीक है, पहला चीज दिया है उन्होंने। दूसरा चीज दिया है कि क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो, कीप इट क्रिस्प, फ्लो। ये 4-5 चीजें यूपीएससी ने बताई है कि क्या क्या चीजें वर्क कर रहा है, ठीक है। अदर देन दैट ऐसे में नंबर उसी को मिल रहे हैं जिसके ऐसे में मजा आ रहा है, ठीक है। मजा इज ए वेरी सब्जेक्टिव थिंग ऑफ कोर्स, बट जिसके उसमें नोवेल्टी मिल रही है, मजा कुड भी, सोच लो ना कितना, आप एग्जामिनर की जगह पे जाके देखो कितना रगेड या बोरिंग काम ना। आप आंसर आफ्टर आंसर, ऐसे आफ्टर ऐसे पढ़ रहे हैं, एंड सब में वही, आप 1.5 पेज में गांधी जी के बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है, बुद्धिज्म पे एग्जाम्पल सारे, सब में सेम चीजें आ रही हैं। और वही देखो, पॉलिटिकल डायमेंशन देखते हैं, इकोनॉमिक डायमेंशन देखते हैं, पेस्टल लोग लगा रहे हैं 20,000 में से। 2023-24 तक तो 20,000, मतलब 30,000 ऐसे में से 15,000 कॉपी, 2,000 दो ऐसे पर कॉपी में, 30,000 ऐसे में कम से कम 20-25 हजार लोग पेस्टल पे लिखते थे। बट पेस्टल हैज गॉट हेविली बुचर्ड इन 23, 24, 25, ठीक है, और वो ईयर आफ्टर ईयर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। दैट इज वाई वी आर ऑब्जर्विंग अ फिनोमिनन, जहां पर जो लोग पहले मार्क्स लाए हुए हैं उनके मार्क्स ऐसे में रिड्यूस हो जा रहे हैं। इट इज वेरी टफ टू ऑल टुगेदर चेंज योर आंसर, मीन्स राइटिंग स्टाइल, ठीक है। तो डू नॉट फॉलो एनी टेम्पलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब ये मजा को अगर हम क्वांटिफाई करने लगे, किस चीज से मजा आ सकता है, ठीक है, तो उसमें पहली बात तो ये है कि आप अगर किसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, यू विल गेट, मतलब अगर ये 5-7 मिनट भी ऐसे पढ़ने में दे रहा है एग्जामिनर, ठीक है, तो भी तुम पकड़े जाओगे। और दूसरी बात ये नहीं है कि वो पकड़े जाए, मतलब पकड़े जाओगे इसलिए कम नंबर मिलेंगे, इसलिए भी कम मिलते हैं क्योंकि उससे पहले भी सभी लोगों ने वही लिखा है। मुझे नहीं लगता कोई हार्ड एंड फास्ट इवेल्युएशन उन्होंने रूब्रिक बनाया है, इवेल्युएशन मेथोडोलॉजी बनाया है कि इस टाइप के ऐसे को नंबर मत दो उनको ठीक है, इट इज नॉट वेरी एक्सप्लिसिटली पेस्टल लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब से सारे लोग एक ही टाइप का लिखेंगे तो वही एवरेज मार्किंग मिलेंगे, 80, 85, 90 ना, ठीक है। तो पहला चीज ये हुआ कि डू नॉट फॉलो एनी टेम्पलेट। इसका एक और इम्प्लीकेशन आप देख सकते हैं, मतलब ये कि जो टीचर, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिनके स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ स्टूडेंट्स ऐसे में अच्छे नहीं कर रहे, ठीक है। सिर्फ और कोई भी हो, मान लो जो एथिक्स एंड एसएस एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके पास एथिक्स के स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं लेकिन एसए में नहीं आते, बिकॉज जब एक जगह पे बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो आपने अपना जो थॉट प्रोसेस है वो एक किसी और पर्सन को आउटसोर्स कर दिया है, एंड वैसा बहुत लोग लिख रहे हैं, ठीक है। डू नॉट आउटसोर्स इन एसए, ठीक है, आपको थॉट प्रोसेस खुद डेवलप करना पड़ेगा। वन ऑफ द, मतलब अच्छा तरीका ये है कि आप गो थ्रू क्वेश्चन आस्पेक्ट ना, मतलब कि कोई टॉपिक है, ठीक है। अच्छा हाँ, टॉपिक बता देता हूँ, 2 टाइप के होंगे कि एक होगा जो क्या कहते हैं, नॉन सिंथेसाइज होगा, कॉन्फ्लिक्चुअल इन नेचर होगा, ठीक है, कि द बेस्ट डिसीजन मेकिंग, या ये नहीं, अ, हाँ, मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर बाय लीविंग इट अलोन, पिछले साल आया कॉलेज, ठीक है। तो ये ऐसा, क्या आपको टॉपिक देखने के बाद सोचना है क्या ये सही है, क्या ये हमेशा सही रहेगा? अगर ये हमेशा सही रहेगा तो आप उसमें आप थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस ही नहीं यूज कर सकते। लेकिन अगर कोई चीज है कि कुछ टाइम सही रहेगी, कुछ टाइम नहीं सही रहेगी, तो एंटीथेसिस इज नॉट एन ऑटोमेटिक थिंग, ठीक है। जैसे मान लो आया
कि ट्रूथ नोज नो कलर, सो इट इज ट्रू दैट ट्रूथ नोज नो कलर। इसमें आप एंटीथेसिस कैसे लिखेंगे ना? तो आपको इस चीज के लिए क्वेश्चन देखते ही समझ जाइए कि ये टॉपिक 100% टाइम सही है या 70-80% टाइम सही है। 70-80% टाइम सही है तो आप वो 20-30% के लिए 20-30% ऑफ द वेटेज ऑफ द ऐसे आप एंटीथेसिस को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये वहां पर आपको सोचना है। मतलब आप ऐसे मतलब ये ऑल टाइम में आर्ग्यू करता हूँ कि GS 1 2 3 4, पर्टिकुलरली GS 4, जितना आप ऑटोमेट कर सकते हैं, मैकेनाइज कर सकते हैं, उतना आप कीजिए। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसे में कीप द रूम फॉर योर ओन क्रिएटिविटी। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हैं? आप मतलब एक आपको जो चार चीजें यूपीएससी ने दी है उसके अलावा आपको क्या कहते हैं, नोवाइस लाना है, मतलब न्यूनेस लाना है, फ्रेशनेस लाना है, एंड जिसके थ्रू एग्जामिनर जिसके थ्रू एग्जामिनर आप उसको बोर नहीं कर रहे हैं, इंप्रेस कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, पहला एलिमेंट होगा कि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब, क्या आप कुछ नए तरीके ला सकते हैं, मतलब नए तरीके या फिर नए एग्जाम्पल्स ला सकते हैं ना, और उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकते हैं क्या? तो उससे मतलब कि अब मान लीजिए कोई टॉपिक है उसपे सभी लोग एक ही टाइप का दे रहे हैं कि लेट अस स्टार्ट विद बुद्धिस्ट फिलोसफी या जो भी है, विवेकानंद, हिटलर, जो भी है ना, तो ये सब तो फिर इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। क्या आप नए फ्रेश एग्जांपल्स कलेक्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, दूसरी चीज कन्वर्सेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन कर सकते हैं क्या, कि ठीक है दो कंट्रास्टिंग, पिछले साल जैसे आया था ट्रूथ नोज नो कलर, मैंने लिखा था तो उसमें सन एंड मून के बीच में कन्वर्सेशन कराया था, या मैंने एक अपने टेलीग्राम पे भी ठीक है, सन एज ए रिजेम्बलेंस ऑफ डिसरप्टिव पावर ऑफ ट्रूथ एंड मून एज अ क्या कहते हैं, एपिटोम ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कराया था, तो आई थिंक वहां से मुझे थोड़ा सा फायदा हुआ होगा। या फिर कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, ये आया था तो इसको मैंने प्रैक्टिस किया था, तो इलॉन मस्क एंड दलाई लामा के बीच में कन्वर्सेशन करवाया था। आई थिंक दैट ये चीज फ्रेशनेस ला रही है। ठीक है, हो सकता है सेम बात आप एक पैराग्राफ में कन्वे करें, बट कुछ नया दिखता है तो ऑफकोर्स मजा आएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने मतलब फिर इनप्रॉम्प्टू 4 या 6 लाइन के पोएम जनरेट करने की स्किल डेवलप कर ली है। ठीक है, वो चीज आप सीख सकते हैं, दीज ऑल थिंग्स विल वर्क। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन आस्पेक्ट में कर लीजिए कोई पेपर को ना, कि पहले आपने देखा कि ये क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड है या सिंथेसाइज टॉपिक है। अगर कॉन्फ्लिक्टेड है, पहले आप बता दीजिए कि हर वर्ड का आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे है कि मान लो कोई भी है ना, मडी वाटर इन इन द कोर्स ऑफ द एसे, मतलब ये वाला तो पैराग्राफ लिखना छोड़ दीजिए, कि जो हम सब इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं, थ्रू द कोर्स ऑफ द एसे वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स, वी विल बी लुकिंग फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हो गया। वो सब लोग लिख रहे हैं, जो सब लोग लिख रहे हैं वो अच्छे से तो हटा ही दीजिए। ठीक है, हाँ, फिर आप ये बता सकते हैं कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय मडी वाटर, व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय लिविंग इट अलोन। ठीक है, पहला चीज हो गया। तो पहला पेज में आपने इंट्रोडक्शन, मतलब क्या कहते हैं, एक इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन का आपने टॉपिक से लिंक कर दिया। टॉप में आप ये वाला चीज इसलिए फॉलो कर सकते हैं, मतलब बोलेंगे कि ये तो वही बात हो गई जो आप मैं शुरू में बोल रहा था, कि किसी कोई भी लोग जो बहुत सारे लोगों को बता रहा है उसकी मत सुनो ऐसे में, तो ये तो काफी पैराडॉक्सिकल हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये पैराडॉक्सिकल इसलिए नहीं हुआ, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहते हैं, हाँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्या करूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो ये हो गया। उसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, या जो आपने क्या कहते हैं उसे, एनेक्डोट, पोयम, जो भी लिखी है, कैसे टॉपिक से रिलेट करती है। उसके बाद वो टॉपिक को आप ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस में इंटरप्रेट कर दीजिए, कि मडी वाटर मीन्स सिचुएशन ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, है ये जो भी है। ठीक है, या लिविंग इट अलोन मीन्स अलाउइंग द प्रॉब्लम टू बी इंटरप्रेटेड ब्रॉडली, में टू बी, सॉरी, अलाउइंग द प्रॉब्लम टू बी इवॉल्व, या जो भी है ना, इस टाइप से आप, दो पैराग्राफ हो गए। उसके बाद आप ये आपने व्हाट एस्पेक्ट कर दिया। फिर जो आता है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो 70-80% टाइम ट्रू होगा या 100% ट्रू होगा। ठीक है, तो वो क्यों सही है, वाई इज इट ट्रू, इस पे आप आर्ग्यूमेंट कीजिए। ठीक है, 5 मिनट दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, ऑल द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे इज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। दैट इज नॉट द केस इन जीएस आंसर्स, बट इट इज द केस इन एसे। हो सकता है कि आपकी कॉपी पूरी ना पढ़ी जा रही हो, या फिर हो सकता है शुरू में जो इंप्रेशन बना उसके बाद आप थोड़ा तेजी से पढ़ रहे हैं एग्जामिनर, उसके बाद लास्ट में नंबर चलाए जाते हैं। इंट्रोडक्शन एसे में, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, वो भी फर्स्ट एसे का, बी वेरी वेरी थॉट, उस पर आप ड्यू डिलिजेंस कीजिए, उसमें वहां से नंबर का डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि वाई एस्पेक्ट ना, कि वाई इज दिस ट्रू। ठीक है, अब वो चला 2-4 पेज। उसके बाद क्या है, अगर कॉन्फ्लिक्चुअल टॉपिक है तो आप बोल सकते हैं कि वाई व्हेन इज दिस नेवर ट्रू, ऑफ कोर्स ये लिखना नहीं है व्हेन ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आप सिंथेसाइज कर सकते हैं,
उसके बाद फिर आप सिंथेसाइज के बाद सिंथेसिस के बाद आप एक प्री कंक्लूजन पैराग्राफ डाल सकते हैं कि आपने पूरे ऐसे में कैसी कैसी चीजें डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इंट्रोडक्शन से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए ऐसे में। फर्स्टली, सेकेंडली, फर्दर मोर, देयर आफ्टर, इससे पैराग्राफ शुरू करना। ठीक है, ये सब अ, मतलब दिख जाता है कि यार मुझे आ नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन चलो पेज भरना है तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ वी विल लुक फ्रॉम द पॉलिटिकल एंगल, नाउ वी विल एनालाइज इट्स कॉन्स, ऐसे ये सब नहीं। लिंकेज दो टाइप का है। फ्लो इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो यूपीएससी ने बताया है कि ऐसे में क्या चीजें वर्क कर, मतलब क्या चीज वो चेक चेक कर रहे हैं, उसमें एक फ्लो है। ठीक है, फ्लो दो टाइप का है। एक तो जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं शुरू के 15 20 25 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कर रहे हैं, जितना ब्रेनस्टॉर्म कर लो उतना लिखने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसमें आप एक ब्रॉड ओवर मतलब ब्रॉड फ्लो दे ले रहे हैं कि आपने पहले व्हाट डिस्कस किया, फिर व्हाई डिस्कस किया। अच्छा, एक सिंथेसाइज टॉपिक है, सिंथेसाइज वाले में क्या कर सकते हैं, पहले आपने बताया व्हाई इज इट ट्रू। ठीक है, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इवन दो इट इज ट्रू व्हाई इज इट नॉट फॉलोड, या व्हाट आर द लिमिटेशंस इन फॉलोइंग दिस इवन इफ इट इज 100% ट्रू। ठीक है, जैसे ट्रूथ नोज नो कलर। ठीक है, बट व्हाई इज ट्रूथ स्टिल फियर्ड, ये वाला एंगल आ सकता है। या फिर हाउ टू इनकलकेट दिस, ये सब एंगल आ सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी तो 6 क्वेश्चन है ना, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ एंड हु ना। ठीक है, हाँ, तो हम फ्लो की बात करें तो फ्लो को आप दो तरह से ला सकते हैं। एक तो ब्रॉड फ्लो हुआ, जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम डिस्कस कर लिया, डेवलप कर लिया। ओके, व्हाई इज दिस नॉट ट्रू में ये पॉइंट्स आएंगे, या व्हाई इज दिस ट्रू में ये पॉइंट्स आएंगे। व्हाई इज दिस ट्रू वहां पे लिखना नहीं है, वो आपको सोचने के लिए है। ठीक है, व्हाई इज दिस ट्रू में ये पॉइंट्स आएंगे कि ओके काइंडनेस या जो भी है। तो ये आप पहले ही ओवरऑल ब्रॉड फ्लो डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपको इंटर पैराग्राफ फ्लो बनाना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, इसके दो चीजें की जाती है। एक तो आपको ब्रॉड फ्लो से ये पता है कि अगला पैराग्राफ क्या आने वाला है, तो क्या उस टॉपिक के जो अगला पैराग्राफ आने वाला है, क्या उसके कुछ वर्ड्स एज ए हिंट, N-1, एन मतलब अगला पैराग्राफ मान लो NS आने वाला है, तो क्या N-1 पैराग्राफ में उसके कुछ हिंट या कुछ वर्ड्स छोड़े जा सकते हैं। यू कैन वेरी वेल पिक अप फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम देयर ना। तो ये इंटर पैराग्राफ फ्लो बन जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग इज, अगर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो कैन यू end the N-1th paragraph, linking it partially to the topic. ठीक है, and you can pick up the next paragraph from the topic itself. The entire essay will be linked to the thread of topic ना। तो टॉपिक के थ्रू तो हमेशा फ्लो बन जाएगा। तो ये दो तरीके हैं, ऐसा नहीं है, ये दो ही तरीके हैं। ये दो मैंने अपने लिए अपने आप से सोच के सीखे। दैट इज समथिंग दैट कुड वर्क। ठीक है, हाँ, दिस वाज डिस्कशन फॉर एस्से। ठीक है, एक चीज हाँ मैं पहले हाईलाइट करना भूल गया कि हमने जैसे देखा ना कि मतलब मैं एक चीज का इंपॉर्टेंस बहुत हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये कि हाँ, हमने देखा कि जब हम पॉइंट्स लिख रहे हैं तो हम कीवर्ड बेस्ड फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना। ठीक है, कि हमने पॉइंट नंबर फॉलोड बाय रीजनिंग फॉलोड बाय सब्सटेंशिएशन। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखें, एक दिन का काम है ये, मैक्स टू मैक्स एक दिन का, 1.5 दिन का काम। ठीक है, आप पीवाईक्यू दिखा के देखें तो उसमें आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कीप ऑन रिपीटिंग हो रहे हैं GS 1 2 3 4 में ना। इलेक्शन, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी, या आर्किटेक्चर, कल्चर, जस्टिस, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं। या क्या कहते हैं, इंक्लूसिव। तो इनको आप ब्रेक डाउन करके रख लें। ठीक है, ये पॉइंट जनरेट करने में बहुत हेल्प करेंगे और कीवर्ड बेस्ड रीजनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऐसे मान लो अगर तुम सेलेक्ट करने जाओगे तो पर जीएस पेपर 60 70 80 कीवर्ड्स। ठीक है, 300 400 400 कीवर्ड्स, और आपको आधा एक घंटा टाइम लगेगा जीपीटी से बात करने में कि उसको समझाने में कि क्या चाहिए आपको। 1 घंटे में वो समझ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप 13 साल की पीवाईक्यू पढ़ने लगे तो कितने हो जाएंगे, 5 4 5 घंटा लगेगा सिर्फ पढ़ करके कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने में, एक आध घंटा जीपीटी को ट्रेन करने में कि क्या चाहते हो तुम। और उसके बाद एक दो उसके बाद आप वही 400 वर्ड डालने में जितना टाइम लगेगा उसको कट कॉपी पेस्ट, एक दिन का काम है। ठीक है, 10 घंटे में 8 घंटे में हो जाएगा। या इसको आप स्प्रेड कर दो 2 2 घंटे पर डे फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। ठीक है, जो भी है, ये कीवर्ड बैंक बहुत हेल्प करेगा। और जो अभी मैंने बताया ये टीयर 1 कीवर्ड्स है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैंने ये सोचा कि ये टीयर 1 कीवर्ड्स हैं जो सिलेबस से आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये टीयर 1 कीवर्ड्स हैं जो सिलेबस से डायरेक्ट आ गए। उसके बाद होते हैं टीयर 2 कीवर्ड्स। किसी को इशू आ रहा है क्या आपका? ठीक है, टीयर 2 कीवर्ड्स हुए जो सिलेबस के पार्ट नहीं है ना, सिलेबस के पार्ट नहीं है, और वो ज्यादा एकदम मतलब आपके नंबर ऑफ पॉइंट जनरेशन को मैजिकल कर सकते हैं। जैसे इफेक्टिवनेस वर्ड है। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ना, ये तो नहीं होगा। अब ये आ सकता है कि डिस्कस द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हो सकता है आपने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का टेम्पलेट बना रखा हो या उसको कीवर्ड बैंक से बना रखा हो, नहीं भी बनाया,
लेकिन इफेक्टिवनेस वर्ड को तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं. व्हाट विल यू डिस्कस when you discuss about an organization's or anyone's effectiveness? You will be discussing about its mandate. You will be discussing about its genesis. You will be discussing about its input parameters. You will be discussing about its human resources. You will be discussing about its uh, accountability mechanism. You will be discussing about its इस टाइप से आप समझ रहे हैं ना कि output measurement. You will be discussing about its legal powers. You will be discussing about its financial resources. You will be discussing about its infrastructure resources. ठीक है. ये 7-8 पॉइंट मैंने बताया अभी. ठीक है. तो आप अगर ये चीज कर लेते हैं, इसके वजह से आपका रीजनिंग एस्पेक्ट तो सॉलिड हो गया. लेफ्ट हैंड साइड जो आ रहा है पॉइंट नंबर रीजनिंग सब्सटेंशिएशन. ठीक है. ऐसी वाली चीजें जो सिलेबस के पार्ट्स नहीं है, टीयर 2 कीवर्ड जिनको मैं कह रहा हूँ. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल लाइफ. हर साल आएगा क्वेश्चन. अब 2-3 साल से आ रहा है, इस साल भी हो सकता है आ जाए कि हाउ डज फलाना आर्किटेक्चर, फलाना कल्चर, फलाना आर्ट फॉर्म्स, फलाना स्कल्पचर्स डिस्कस द सोशल लाइफ, डिस्कस द ब्रेड्थ एंड विड्थ ऑफ लाइफ, डिस्कस द कल्चरल लाइफ, डिस्कस द रिलीजियस लाइफ. व्हाट इज दिस लाइफ? ठीक है. सोशल कल्चरल लाइफ क्या है? इट इज अबाउट फूड, इट इज अबाउट dance, drama, music. It is about festivities. It is about rituals. It is about dressing. It is about language, literature. ठीक है. तो ये जो टीयर 2 कीवर्ड्स हैं, ये बहुत काम करते हैं. अगर ये क्या कहते हैं, ये वाले 50 भी आइडेंटिफाई हो गए. ठीक है. इनको ब्रेक डाउन कर लिया. योर टास्क इज गोइंग टू बी मैग्नेनिमसली इजियर. ठीक है. क्योंकि इसको मान लो चारों पेपर मिला करके 400, टीयर 1 टीयर 2 मिला करके 400-500 कीवर्ड बन गए. इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? हर पेज पे हर 400-500 वर्ड्स मिले, उसके आपने ब्रेक डाउन करके 20-20 बना लिए, 25 बना लिए. ठीक है. तो हो गया आपके 500 इंटू 20 कितने हो गए? 1000 वर्ड्स हो गए. कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? 3 घंटा, 4 घंटा. क्या आप इसको 1 अगस्त के बाद से या 15 जुलाई के बाद से क्या 20-15 बार नहीं पढ़ सकते? सोचो कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे. ठीक है. वहां मोस्टली लोग जिनको पेपर छूटने का रिस्क होता है, ये सब रिस्क होता है ना, वो सब इसलिए होता है क्योंकि हम सोचने का टाइम ज्यादा लग रहा होता है, और लिखते रहने के कारण कोई ऐसा नहीं होता है कि 3500 वर्ड ना लिख पाए पेपर में. ठीक है. ऑफकोर्स मुझे पता है 4000 वर्ड है पेपर की डिमांड, बट 3500, 3600 के बाद कंटेंट डेंसिटी का इशू नहीं रहता है. 3600, 90% ऑफ द डिमांड इज, 90% ऑफ द वर्ड लिमिट इज फाइन. मतलब एनीथिंग अबव 85. अब ऑफकोर्स कोई राइटिंग बड़ी कर देगा, वो भी है क्या. ठीक है. कोई मोटे पेन से लिखेगा 0.8 से, वो भी है क्या. पेज बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा. ठीक है. लेकिन 3300, 3400, 35, 36, 37, ये इतने पे इशू नहीं होता है. कुछ लोग ज्यादा भी लिख देते हैं, फेयर इनफ, जिन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस की है. ठीक है. बट दैट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ लेजिबिलिटी और द क्लैरिटी एस्पेक्ट. आई होप इट इज क्लियर कि मैं क्या कीवर्ड बैंक से कहना चाह रहा था. ठीक है. एक सेकंड में दिखाता हूँ जिन्होंने ये पूछा है, और ये एक सेकंड देना, मैं वो डिस्प्ले करता हूँ. ये मिल नहीं रहा है, एक सेकंड में. ठीक है. ये देखते हैं. ठीक है. फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? जेनेसिस, डिजाइन, स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आ जाए तो डिस्कस आता है, तो उसकी पहला पार्ट जिसमें हम प्रोज या रोल डिस्कस करते हैं, उसमें फंक्शनिंग की बात करते हैं हम. ठीक है. अगर इसको आपको और ब्रॉड तोड़ लेना है तो जेनेसिस के 5 पॉइंट्स हो गए, डिजाइन या स्ट्रक्चर से ये आ गए. ठीक है. फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी, एडेप्टेशन, रिफॉर्म, जो भी है, ये हर बॉडी से रिलेटेड सेम सिमिलर होंगे. रीजनिंग एस्पेक्ट तो यहाँ से आ जाएगा. उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक चीजें पता है तो उसका आपका सब्सटेंशिएशन एलिमेंट्स में आ जाएगा. इलेक्शन कमीशन हो, फाइनेंस कमीशन हो, जो भी हो ना. इफेक्टिवनेस या लिमिटेशंस की बात आएंगे तो मैंडेट में क्या इश्यूज है. ठीक है. मान लो आप एनएचआरसी की बात करने लगे तो आप बोलेंगे ओवरलैपिंग मैंडेट. ठीक है. कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है, या इनपुट एडिक्वेसी आ सकती है, अंडर फंडेड, वैकेंसीज, जो भी है ना, स्किल डेफिसिट, ऑब्सोलीट रही. ये सोचो, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है. इस पे 2-3 क्वेश्चन तो हर साल आएंगे ही आएंगे. सजेस्टिव रिफॉर्म्स. ठीक है ना. तो ये तो उसका जो पहला पार्ट है, अगर सिर्फ अपने ये जो पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप यही सोच रखा है, तो आपको आगे वाला पार्ट सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे भी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. नो क्या आ रहा है, नेटवर्क इशू. ठीक है. इससे भी पहले वाले पार्ट से अगर आपने सिर्फ ये सोच रखा है जेनेसिस, मैंडेट है ये, तो आपको फिर भी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा. उसके आगे अगर आपने इनको भी ब्रेक डाउन कर रखा है तो और इजी हो जाएगा सोचना ना. तो 10 मार्कर में 12-15 पॉइंट और 15 मार्कर में 20-25 पॉइंट, ये कहीं नहीं जाएंगे इस तरह से. ठीक है ना. तो ये हो गया कीवर्ड बैंक ऐसे. हाँ. और क्या बचता है? रिसोर्सेज की बात कर लें. रिसोर्सेज बहुत लोगों ने अपने 1 पेजेस बना रखे होंगे. जिन लोगों ने नहीं बनाए, ये बिल्कुल सही टाइम नहीं है बनाने का. इनफैक्ट कभी सही टाइम नहीं होता है बनाने का. जैसे एकेडमिक टाइम पास, ये नोट्स बनाते रहना. दैट टू इन एन एज ऑफ एआई, दैट टू इन एन एज ऑफ वेयर एवरी रिसोर्स इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, टेलीग्राम, वट एवर इट इज. ठीक है. तो आप कहीं से भी सबसे क्रिस्प 1 पेजर लें, अगर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो. अगर नहीं है तो आप इस चीज को फॉलो ना करें.
ठीक है, तो आप थोड़ा और पढ़ें, लेकिन जिनको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो कहीं से भी उठा लें। मोर लाइकली प्रिसाइज वंस उठाएं जो शॉर्ट हो, तभी आप मल्टीपल आइट्रेशन ऑफ रीडिंग दे पाएंगे। ठीक है, नहीं अगर आप देते हैं, नहीं अगर आप मल्टीपल आइट्रेशन ऑफ रीडिंग देते हैं तो क्या होता है? देखो, जो हम लोग ना सेमी पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखते हैं आंसर, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमें खुद अच्छे से, हमें समझ रहे हो ना, जैसे कि आइंस्टीन ने कहा, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, इट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली हमें जब बहुत खुद से हमें जब कुछ बहुत कोई बात ना बहुत नई लगती है, कोई बात बहुत ऐसा लगता है कि बड़ी बात है, तो हम उसको समझाने लगते हैं। हम एग्जामिनर से बात कर रहे हैं लिखते समय, ठीक है, और हम हमारी टेंडेंसी होती है कि उसको बड़े बड़े में समझाएं। लेकिन आप मल्टीपल बार एक चीज को पढ़ चुके हो तो आपको लगेगा ठीक है भाई, अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, एग्जाम्पल देके मैं चले जाता हूँ, वन वर्ड, इसमें क्या समझाने लगूँ ना। तो बेहतर है कि शॉर्ट पेज प्रोसेस के मल्टीपल रिवीजन दे दीजिए। ठीक है, और ऑफ कोर्स बनाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक, करंट अफेयर्स की बात होती है। करंट अफेयर्स दो तरह से यूज आता है। पहला तो ये कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि जैसे मान लो आया, वर्ड डिस्कस द फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन बिल्स 2024 में आया, या फिर डीएनए टेस्टिंग एक्ट 2024 में आया। ठीक है, सेमीकंडक्टर मिशन या जो भी है, इस टाइप से कभी कभी आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन फिर भी कम आते हैं। एक तो इस चीज के लिए कवर किया जा सकता है, इसका विड्थ एंड एक्सपेंस ये आपको देखना पड़ेगा। विड्थ एंड एक्सपेंस ऑफ द करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा कि आपके ने पहले कितना कर रखा है, अभी कितना कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? द करंट अफेयर्स कवरेज शुड नॉट शैडो द टाइम दैट यू आर गोइंग टू डेडिकेट टुवर्ड्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। बिकॉज आपने जो आज सीखा या जो आप और जगह से इन्फर कर पा रहे हैं, और आपने अभी तक जो गलतियां करते आए थे आंसर राइटिंग में, अगर उसको आपको ऑल टुगेदर डन अवे विद करना है, ठीक है, अगर उसको ऑल टुगेदर आपको उस नए लेवल पे जाना है, तो कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहला आंसर अब कल लिखने लगेंगे तो वो सीधे ऐसा होगा कि 7 मिनट में 5.5 नंबर लाने लायक हो जाए। ऑफकोर्स 10 मार्क की बात हो रही है। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, उस चीज की कॉस्ट पे करंट अफेयर्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ, समथिंग ऑफ द सॉर्ट ऑफ में से 65 समरी एस्पेक्ट, जो समरी आता है उनका 20, 30, 40 पेज का हर सब्जेक्ट का, वो भी इस टाइप की चीजों को, अगर आपने आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कर ली है, कीवर्ड बैंक बना लिया है, तो आपको उस शब्द का बस मतलब पता होना चाहिए जो चीज आई है। या इन स्पिरिट इस एक्ट का क्या मतलब है, इन स्पिरिट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसका क्या मतलब, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टू लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। और क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से आप मोर एंड मोर हेडिंग सब हेडिंग छोड़ पा रहे हैं, इट स्टार्ट्स टू गेट इजियर। ठीक है, तो आप करंट अफेयर को फोकस कीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ स्किल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मल्टीपल आइट्रेशन ऑफ रिवीजन। ठीक है, वरना आप को ये मतलब, देखो, मोस्ट ऑफ द लोग प्री में फंसने से बहुत ज्यादा पेनफुल है मेंस में फंसना, और उससे ज्यादा पेनफुल होता है फाइनल में फंसना। लेकिन मेंस में फंसने में क्या है ना, कि मेंस कभी किसी को लगता नहीं है उसका खराब गया, प्री तो देते ही पता चल जाता है कि खराब गया, अच्छा गया, या 1 घंटे बाद आंसर किया जाती है, 2 घंटे बाद। लेकिन मेंस में कभी किसी को लगता नहीं है, और आप एक आइसोलेटेड इको चैम्बर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी में आप टेस्ट देके आ रहे हैं। ठीक है, आपने सारे आंसर अटेम्प्ट कर लिए, लास्ट क्या कहते हैं, सेकंड लास्ट टेस्ट तक आपके पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, लेकिन लास्ट डे पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपने कर लिया। बट ये है ना कि आपने रिलेटिव कंपटीशन देखा नहीं। ठीक है, तो एक बार आई वुड से कि फॉर द नेक्स्ट 10 डेज या नेक्स्ट 15-20 डेज, डू नॉट वरी अ लॉट अबाउट टाइम। ठीक है, आप कल परसों 2 दिन मान लीजिए, ये दो दो तीन तीन आंसर लिखिए। ठीक है, trying to incorporate all the elements of what a high yielding answer would contain। ठीक है, बेंचमार्क बना दीजिए कि 10 मार्क में मेरे को 12-13 पॉइंट तो लिखने ही है। ठीक है, कहीं से क्या मैं एक इम्प्लिसिट डिमांड आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो इस आंसर को मान लो 10 मार्क को लिखने में 20 मिनट लग रहे हैं, जाने दो 20 मिनट। ठीक है, हाँ, ये भी मैं आगे डिस्कस करने वाला था कि हाँ कैसे पढ़ सकते हैं। कि पहला आप ये काम कीजिए कि एक जीएस पेपर को खत्म कर अगले 3-4 दिन। से फॉर इंस्टेंस जीएस 2 अगर इजी लगे, या जीएस 1 से करना वैसे सेफर रहता है, बिकॉज उसमें करंट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना, करंट का रोल मेनली जीएस 3 में है, 2 में है। ठीक है, तो जीएस 1 से खत्म कर दीजिए, उसका आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। उसमें मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इनका स्कोप भी ज्यादा रहता है, तो उससे आपको सोचने का, सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये जनरेशन टेम्पलेट्स लगाने का अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहता है। ठीक है, एक्सेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी। तो इन एस्पेक्ट्स को सॉलिडिफाई करने के लिए एक बार फील ले लीजिए अगले 10-20 आंसर में, 50 आंसर में, कि ये करना है क्या, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ग्लोबल बेंचमार्क जिस पे मुझे लिखना है, ताकि मैं, ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ अच्छे से करके आऊं और मेरे GS 1 2 3 4 ऐसे मिला करके 430 नंबर ही रह जाएं, 440 ही रह जाएं। कैसे ऐसा हो कि 530, 40, 50, 60 क्रॉस हो? ठीक है, वो चीज सिर्फ कंटेंट से नहीं हो सकता,
और ये टाइम एंड अगेन टेस्टेड है। मैंने बहुत फ्रेंड्स से बात की है, बहुत लोगों से बात की है जो 5 मेंस दे चुके हैं, 4 मेंस दे चुके हैं, बट दे आर नॉट एबल टू टच द बेंच मार्क ऑफ 500 मार्क्स इन जीएस और 750 780 मार्क्स इन मेंस, बिकॉज दे हैव बीन मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग टू हार्ड ऑन व्हाट टू राइट, नॉट ऑन हाउ टू राइट। ठीक है, उस एस्पेक्ट को एक जीएस खत्म करके उसका आप लिखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, पैरेलली ऑप्शनल प्लस अदर जीएस पेपर चल सकता है। ठीक है, ये कोई बहुत आर्डस्ट टास्क नहीं है यार। अक्षत पे बता दिया मैं कि कहीं से भी जो शॉर्ट रिसोर्सेज हैं उनको पिकअप कर सकते हो। आई हैव सीन, मतलब मैंने तो कभी नहीं बनाया, ऑफ कोर्स जॉब के साथ बना भी नहीं सकते थे। और एफर्टलेसली क्यों, मतलब ना, डू नॉट डू समथिंग व्हाट समवन एल्स कैन डू फॉर यू ना। 27 के लिए भी नहीं बदल रहा हो तुम, उठा लो ना, बहुत सारे हैं। अब ये चीज ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना, आई डोंट थिंक कि कहाँ से ले सकते हो क्या ले सकते हो वो चीज आप। यू पीपल आर वाइज इनफ टू आइडेंटिफाई योर, मतलब ये 10 मिनट का गूगल वर्क है ना, 10 मिनट का आपको गूगल पे वर्क करना है, दैट विल सॉर्ट योर इश्यूज। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो ये कर लेते हैं कि अभी कुछ दिनों तक स्टैंडर्ड बेंचमार्क फाइनल कर दिया टॉपर्स आंसर शीट देख करके, या फिर जिन्होंने मेरे से पहले वाले सेशन किए थे उसमें मैंने कोशिश की थी। ऑफकोर्स हो सकता है मैं भी इको चैम्बर में हूँ, लेकिन वो चीज कुछ हद तक तो काम कर ही रही होगी, बाकी लोगों से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक फाइनलाइज करके लेट अस राइट 100 वेरी गुड एक्सेलेंट आंसर्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एस्पेक्ट, कि टाइम जितना भी लगे लगे, लेकिन मैं 100 ऐसे आंसर लिखूंगा या लिखूंगी अक्रॉस ऑल द 4 जीएस पेपर्स, या 200 आंसर, जितना भी एक बेंचमार्क फाइनल करो। 1 जुलाई तक ये चले, एक्सटेंड किया जा सकता है इसको, कि मुझे ये तो पता है कि क्या लिखने से बहुत अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद उस समय तक आपका 1-2 राउंड रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 10 जुलाई तक हो जाएगा 2 राउंड रिवीजन। ठीक है, तो अब आपको कंटेंट याद भी बहुत तेज आ रहा होगा, कीवर्ड बैंक बन चुका होगा। हाँ, एक और छूट गया, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कीवर्ड बैंक बन चुका होगा, कुछ आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो आप टाइम पे लेटर स्टार्ट टू फोकस। ठीक है, हो सकता है आप 10 जुलाई को 4 घंटे में लिख रहे हो जीएस का पेपर। ठीक है, स्टिल नॉट ए बिग वरी। अब आपको लास्ट दिन जाने तक 3 घंटे 5 मिनट, 3 घंटे 10 मिनट में ले आई। बॉडी इतनी, माइंड इतना वंडरफुल ऑर्गन है कि आपको लास्ट दिन 3 घंटे 10 मिनट का 2 घंटे 57 मिनट करवा देगा। 15 मिनट तक का मार्जिन चल जाता है, 10 मिनट सीख ले लो। ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन सब आएगा भी नहीं ना, 2 क्वेश्चन तो बच रहे हैं ना जिसमें आपको अच्छे से नहीं आते होंगे। वो 2 क्वेश्चन 20 25 मार्क्स 30 मार्क्स तो 5 मिनट में हो सकते हैं, 10 मिनट में। ठीक है, ये चीज हो गया। हाँ, दूसरा चीज की करंट अफेयर दूसरी तरह से कैसे काम आता है, एक तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, दूसरा होता है कि सब्सटेंशिएशन टूल के रूप में ना, न्यूज आ गया या फिर फैक्ट डेटा रिपोर्ट्स, ये सब मेंशन करने के लिए। अब ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें वेरी इजीली कंपाइलेशन से की जा सकती है। एक जैसे फैक्ट शीट आती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की, उसमें लिखा है कि एक जगह पे सारे हेल्थ के डेटा है, कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या कहा विद रिस्पेक्ट टू अंडर न्यूट्रिशन, विद रिस्पेक्ट टू माल, क्या कहते हैं, स्टंटिंग, जो भी है। या वेस्ट मैनेजमेंट का डेटा एक जगह पे लिखा हुआ है, सॉलिड वेस्ट में है, लिक्विड वेस्ट में है, जो भी है इस टाइप से ना, तो वो कंपाइलेशन यूज कर लो। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको रटना पड़ेगा, 60-70 पेज की होती है, ये पार्ट रटना पड़ेगा। और रटने के बाद रिजिड नहीं होना है कि भाई मेरा अगर डाटा गलत लिख दिया तो क्या हो जाएगा। अगर आपने सही में एफर्ट किया है इस 70-80 पेज की बुकलेट को 5 6 7 बार पढ़ने का, ठीक है, उसके बाद फील फ्री कि यहाँ पर डेटा होना चाहिए, जो मुझे याद आ रहा है मैं लिख दूँ। ठीक है, ऐसे एकदम लकीर के फकीर बन के नहीं जाना है कि डेटा गलत हो गया तो क्या हो गया, एक तो होता है पढ़ाई नहीं जाए, दूसरी बार एग्जाम में, वो सब मैं शुरू में बता चुका हूँ। ठीक है, तो फील फ्लेक्सिबल। ठीक है, दिक्कत सिर्फ एक होती है, इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक लिमिट है, वो ये है ऑब्जेक्टिवली गलत होना। ऑब्जेक्टिवली गलत होना इज वेरी वेरी टर्न ऑफ। ठीक है, जैसे पूछा इस केस में क्वेश्चन को, आप जहां पर ना, जैसे जेनरिसिटी इज नॉट एन इशू, ऑब्जेक्टिवली गलत होना इज एन इशू। अगर आएगा कंपेयर द पार्टल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, अब क्वेश्चन में ही पूछा है कंपेयर पावर, यहाँ पर अगर आप फ्लॉप मारने चले गए, ठीक है, ब्लफ मारने चले गए, देन यू विल गेट कॉट, और इसका आपको पूरे पेपर में आप इंप्रेशन दिखाई देगा। ह्यूमन साइकोलॉजी, उसको पता चल चुका है कि यार ये तो शैलो बंदा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप आधा पार्ट पहला पार्ट छोड़ भी सकते हो, या जितना आता है उतना सच ले लो। जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली उसी चीज को पूछे, और क्या कहते हैं, वो चीज वो चेक होगी ही होगी। ठीक है, इस केस में आप इसको, इस केस में ब्लफिंग या ऐसी कुछ चीजें नहीं करनी। ठीक है, जैसे पूछा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डीएनए टेस्टिंग है, अब वहां पर अगर नहीं आता है, या फिर पूछा व्हाट आर ट्विस्टर्स, ठीक है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पेपर का, व्हाट आर ट्विस्टर्स, या व्हाट 15 था जो वो था जो भी आया था। अब आप वहां पर आप जबरदस्ती साइक्लोन बनाने चले गए ट्विस्टर्स को, और पूरे कॉन्फिडेंस से बना के आए 2 पेज भर के, एक तो 2 पेज भरने के 5-7 मिनट गए। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्टिवली गलत पकड़े जाते हो, इट विल हैव ए नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द एंटायर पेज। ठीक है, अब ये बात
आपको मेरी माननी है नहीं माननी है वो अलग बात है, क्योंकि मार्केट में ये भी कहा जाता है कि 20 के 20 क्वेश्चन करो, करने चाहिए, कोर्स करने चाहिए, लेकिन जहाँ पे जेनेसिटी से आंसर किया जाता है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिवली कोई चीज पूछी गई है, वहां पर डोंट गो फॉर ब्लफिंग। ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू, मीन्स व्हाट लिमिटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज। ठीक है, और अब क्या बचा, मैं अपनी तरफ से एक चीज ऐड कर देता हूँ, सारे टेक्निकल ऑप्शनल्स में सेम चीज वर्क करती है। ठीक है, जैसे और ऑफ कोर्स वो जीएस में भी वर्क, ऑप्शन में भी वर्क करती है, जो हमने बोला कि कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, हेलो इफेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी। अब तुम्हारे जीएस पेपर, तुम्हारे ऑप्शनल पेपर की वो हेलो इफेक्ट है क्या चीज, वो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है, वो मुझे नहीं पता। बट टेक्निकल ऑप्शनल पे क्या चीज है वो है सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर। अब इसको तुम इसी से रिलेट करने की सोचो कि आंसर अगर बहुत जल्दी इवेलुएट हो रही है ना, सबसे पहले फाइनल आंसर देखा जाता है। टेक्निकल ऑप्शन जितने भी हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मेरा मैकेनिकल था इसलिए मैं बता रहा हूँ, और आई हैव हैड कन्वर्सेशंस विद सेवरल पीपल। ठीक है, नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, बट हाँ, अगर आंसर गलत आ रहा है तो 20 में से 2 3 4 ही मिलेंगे। ठीक है, और अगर सही आ रहा है तो 14 15 16 मिलेंगे। एजम्पशन लिखे हैं, बहुत अच्छे से स्टेप्स लिखे हैं तो 16 मिल जाएंगे, कम लिखे हैं तो 14 मिल जाएंगे। लेकिन कभी ढेर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द करेक्टनेस ऑफ द आंसर। ठीक है, इन दिस टेक्निकल ऑप्शन योर आंसर इज रॉन्ग, यू आर गोइंग टू बी हेविली हेविली पेनलाइज्ड। ठीक है, आप ऐसा ना सोचिए कि 250 मार्क्स कर देता हूँ और ठीक है ज्यादा करूंगा तो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ढेर सारे जगहों पे 3 3 नंबर बटोर करके आप 20 नंबर 15, मतलब 5 सही आंसर का 5 गलत आंसर लिखेंगे तो एक सही आंसर के बराबर वैल्यू। ठीक है, डू नॉट डू दैट। That is the reason we are seeing split marks in these technical options. If people are getting above 270 or people are getting below 220, no? Because a person who is doing making one mistake is more likely to make more number of mistakes. ठीक है, और इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर अटेम्प्ट ही नहीं होगा अगर बहुत जल्दी से करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस 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 अ लॉट। ठीक है, ज्यादा पढ़ने का नहीं है। आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट आर गेटिंग, मीन्स थिंग्स क्या क्या कहते हैं कि मतलब, से फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड से फॉर इंस्टेंस internal combustion engine. There are only 20 25 type of questions that have been asked ever. ठीक है, कैन यू स्पॉट दोस 20 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब उन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू या कहीं की टेस्ट सीरीज हो तो वो लगा लीजिए। बस इससे आपका वो चीज स्पीड अप हो जाएगा कि फास्टली कैसे एक्यूरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू आइडेंटिफाई फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग देयर आर नॉट मोर देन 400 500 क्वेश्चन। ठीक है, 10 20 पेज की फॉर्मूला शीट बन जाएगी ना। और एक और इस चीजों पे काम करती है कि जिन पेपरों में ये क्या कहते हैं, प्रूफ एंड क्या कहते हैं उसे, डेरिवेशन प्रूफ थ्योरी आती है। जैसे मैकेनिकल में ऑलमोस्ट आउट ऑफ 250 मार्क्स आपको 50 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ जाती है। किसी भी तरह से वेट नहीं कर पाएंगे वे फर्स्ट, मतलब कंपलसरी क्वेश्चंस में, या इजी वाले, इजी न्यूमेरिकल वाले के साथ नीचे थ्योरी अटैच कर देते हैं। दे हैव आल्सो गॉट स्मार्टर। ठीक है, तो वो जो 50 मार्क्स की थ्योरी, इसको कभी भी शुरू में मत अटेम्प्ट कीजिए, कीप देम फॉर द लास्ट 20 25 30 मिनट्स। ठीक है, फर्स्टली बिकॉज यू आर नेवर गोइंग टू गेट वेरी हाई मार्क्स, सेकेंडली बिकॉज दे कैन नॉट बी रॉन्ग ना। लास्ट में न्यूमेरिकल गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। ठीक है, यू आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, द क्लॉक इज टिकिंग, आप एक स्टेप में अटक गए तो हो गया। ठीक है, लास्ट के लिए थ्योरी डेरिवेशन बचा के रखिए। डेरिवेशन में क्या है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, गिवन टू प्रूव, उसके बाद आपने डेरिवेशन रटी रखा है तो वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, कम स्टेप्स लिखे, एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, वो चीज़ अलग है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली वो आंसर गलत नहीं है। ठीक है, तो कीप दीज थिंग्स फॉर द लास्ट ना। इनमें क्या कहते हैं, अच्छा हाँ, एक दो चीज और थी कि जीएस पेपर, क्वेश्चन जीएस पेपर हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो हमने डिस्कस किया है कि इट इज रेपो बिल्डिंग प्रोसेस, तो आपको शुरू में, अब जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द सेलिंग फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर, जीएस 1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हाँ, सब लोग 6 7 मिनट लिख रहे हैं, 6 7 पॉइंट लिख रहे हैं। Do not get complacent there. You have to always keep in mind that you have to be, it is a relative evaluation, you have to be better than everyone else. Can you draw some micro diagrams there? क्योंकि ये नहीं कि पहला इजी क्वेश्चन है, चलो चलो 6 मिनट में करके निकलते हैं यहाँ। ठीक है, उस पहला क्वेश्चन 12 13 मार्क्स का है, मान लो 15 मार्क्स का मान लो है, क्योंकि उसका इंप्रेशन का कॉस्ट आगे बहुत ज्यादा है। ठीक है, गिव इट टाइम, शुरू के 4 5 क्वेश्चन को। ठीक है, और लाइन से करना है। बीच में 3 4 क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आते हैं, उनको पहले से ही सर्कल करके रखो, उनको लास्ट में अगर टाइम कम पड़ा तो यू कैन बुचर इट, बट डू नॉट, और वो क्वेश्चन शुरू के 1 2 3 में भी नहीं हो सकते। ठीक है, समझ रहे हो ना द स्पिरिट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। लेट अस हैव अ ब्रेक हियर, देन वी कैन डिस्कस डाउट्स इफ एनीवन हैज। ठीक है, अविनाश, इफ यू आर हियर कैन यू प्लीज टेक ऑन फ्रॉम हियर। ठीक सर है, कहना लेट्स यार। स्टार्ट विद प्रणव, लेट्स स्टार्ट विद प्रणव। सर अभी हम मतलब जैसे 80 दिन है हमारे पास 20 अगस्त तक। तो सर हम मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, मतलब एक मोटा मोटा जैसे रहेगा। देखो, उसका पहला पार्ट तो मैंने बताया कि पहले
क्या कहते हैं, एक जीएस खत्म कर लो, उसके बाद आंसर राइटिंग पे आ जाओ, टू क्रिएट अ बेंचमार्क की इंटरनेशनल, मतलब क्या कहते हैं, बेस्ट स्टैंडर्ड आंसर कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो तुम 9 घंटे पर डे पढ़ रहे हो फॉर इंस्टेंस ना, ये 4 जून तक तुमने कर लिया। उसके बाद दिन में 2 घंटे के आसपास आंसर राइटिंग को दे लो, और 3-4 घंटे ऑप्शनल, 3-4 घंटे जीएस। या फिर ये ब्रॉडर लेवल पे है, कुछ लोगों को ऐसा लगे कि पहले जीएस टू का 1 कर लिया हूँ, अब मैं ऑप्शनल एक पेपर कर लेता हूँ, ठीक है। तो ब्रॉडर आइडिया ये रखो कि 50-60%, मतलब 60% या 2/3 ऑफ द टाइम जीएस प्लस ऐसे को जा रहा है, और 1/3 ऑफ द टाइम, ठीक है। या कुछ लोग सोचे कि क्या कहते हैं, पहले मैं चलो 5 दिन जीएस पढ़ूंगा, 2 दिन ऑप्शनल, जिसको जैसा वो बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करेगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना कॉन्फिडेंस लेवल है ना। कुछ लोगों ने हो सकता है कि 15 मई तक ऑप्शनल किया हो, मैं जानता हूँ कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो लोग ऑप्शनल को हो सकता है सीधे प्रैक्टिस एस्पेक्ट से स्टार्ट करें, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, मिस्टर या मिसेज आईफोन। हाँ हाँ, आईफोन भाई। सर सर जो आपने शॉर्ट वाले नोट्स बताए, मतलब आई हैव रिटन टू मेंस बट अपना एक सेट ऑफ नोट्स नहीं है। तो स्मैशर या प्रहार कोई भी लेके एंड जस्ट लाइक मेक अ कीवर्ड बैंक आउट ऑफ इट एंड नॉट हैव एनी अदर नोट्स, दैट वुड बी अ गुड स्ट्रेटजी को, मतलब 6-7 दिन में उसको खत्म कर लूं और 2 दिन ये कीवर्ड वाला देके खत्म कर लूं। यस यस यस, कीवर्ड बैंक वाला अभी वो चीज इसलिए नहीं है ना क्योंकि किसी के पास है नहीं, हो सकता है कुछ टाइम वो भी डेमोक्रेटाइज हो जाए, लेकिन अभी तो जब हम्म। तक नहीं है वो चीज का लेवरेज है। और वो चीज नहीं भी राइट। आएगी बहुत टाइम तक, क्यों पता है? हम्म क्योंकि नोट्स को देने का ना, जो इंस्टीट्यूट्स का एक पर्पज होता है, होलसमनेस, ठीक है। हम्म वो चीज होती है फॉर द क्राउड विच इज दे हैव टू कैटर टू अ वेरी लार्ज क्राउड ना। हम्म वो चीज कीवर्ड बैंक से नहीं समझेंगे लोग, ठीक है। बट आपने हम्म। थोड़ी प्रैक्टिस कर ली है, 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद वो चीज मैजिक की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। राइट। दैट विल सर डू। तो पहले अभी मतलब रादर देन फोकसिंग टू मच ऑन टेस्ट्स और ये सब, आंसर राइटिंग करने के बाद मतलब एक कीवर्ड बैंक बनाने के मेहनत में नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। यस यस यस, जितना पहले बन जाएगा उसके उससे ज्यादा बार गो थ्रू कर पाओगे, उतना इटरेशन होंगे तो उतनी हम्म। जल्दी दिमाग में याद आएगा। ये तो ऐसा है कि देखो, एक जीएस पेपर का तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में भी डिस्कस पढ़ सकते हो, जीएस 2 का ना, जीएस 1 का सुबह उठ करके राइट। पढ़ के जा सकते हो एक बार, तो उस राइट। लेवल पे हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक हाँ, ठीक है। नो अदर हैंड इज रेज्ड है क्या पार्टिसिपेंट्स? लेट अस गो विद हर्ष। हेलो। हेलो सर। हाय हाय हाय। हाँ सर, मुझे सर आपने जो ये टीयर 1 कीवर्ड्स बोले जो सिलेबस को ब्रेक डाउन करने के लिए, इनका सर पर्पस नहीं समझ में आ रहा है। ये किस प्रॉब्लम्स को केटर करे? जैसे पॉलिटी के कीवर्ड्स हमने बनाए तो सर पॉलिटी स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं सर। जैसे गवर्नर पे क्वेश्चन आया तो उसके कीवर्ड्स बना के वो क्वेश्चन शायद नहीं टैकल हो पाए। तो ये जो पॉलिटी या इकोनॉमी, इसके कीवर्ड्स बना के हम कैसे क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश कर रहे हैं वो समझना चाह रहा हूँ सर, ताकि बेटर। एक चीज अच्छा आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई की कि जब जहाँ पे क्वेश्चन वेरी टेक्निकल हो जाएगा वहां पर हो सकता है वर्क ना करे, ठीक है। लेकिन गवर्नर में भी कैन यू हैव अ लिस्ट ऑफ 20 कीवर्ड्स की, उसमें लेजिस्लेटिव रोल में ये चीज है, वो टेक्निकल नेचर का हो जाएगा कि आर्टिकल 200 या 201, 163, या फिर क्या कहते हैं, वो 355 में उसका ये रोल है, 365 में ये रोल है, तो थोड़ा सा उसमें 5 वर्ड आगे आ जाएगा ना। लेकिन से फॉर एग्जाम्पल अनदर सिलेबस कीवर्ड लाइक सेकुलरिज्म, ठीक है। सेकुलरिज्म से क्या 20 पॉइंट्स हैं ना, हम्म। ठीक है। तो वहां पर ही ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट का रोल रहेगा, ठीक है। लेकिन जहां पर भी थोड़ी भी जेनरिसिटी का स्कोप मिलेगा वहां पर बहुत मैग्नीफाई हो जाएगा। एंड कॉन्सेप्चुअल वाले में भी आप देखो, मैंने ये भी तो बताया कि 3 पॉइंट्स मान लो कोर डिमांड होता है, 3 4 5 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। हम्म उतने में हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, उसके बाद नीचे पे थोड़ी बहुत जेनरिसिटी का स्कोप बच जाएगा ना, हम्म हम्म। ठीक। राइट। सो सर पीवाईक्यू थीम्स और जो ब्रॉड क्वेश्चन है उनको केटर करने के लिए हैं ये टीयर 1। यस यस यस। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। एसपी एसपी, मिस्टर और मिसेस जो भी है, मिस, Good थोड़ा फास्ट afternoon, ट्रैक sir. करो। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। Sir, actually, my question was just something different from just UPSC upcoming mains. Can I ask? Or right now, it's not a right platform. अगर वो 2 मिनट में आंसर हो सकता है तो पूछ लो यार। ओके सर, बस 2 मिनट में पूछूंगी। सर, क्वेश्चन ये है कि सर ये मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था और बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, शॉकिंग था। और सर मैं थोड़ा पजल्ड हो रही हूँ कि अपकमिंग 1 मंथ में नेट जेआरएफ का एग्जाम है। आई हैव डन माय मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, सो शैल आई थिंक टू गिव दिस नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन और नॉट, और शुड आई जस्ट rigorously start for upcoming means 2027? देखो, I have done my foundation courses. ठीक है, इसका आंसर वैसे तुम्हें पता है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ कि
एक मंथ में तुम कितना घंटे पढ़ने वाली थी यूपीएससी के लिए, वो भी जब तुम जस्ट प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, 150 घंटा। ठीक है, हाँ 150 घंटा अच्छा इफेक्टिवली पढ़ती हो। ठीक है, तो उस 150 घंटे को क्या आगे कवर अप किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। आधा घंटा पूरे साल एक्स्ट्रा पढ़ लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे लो। so it's better to give that JRF exam that I want to give. चलो चलो, मैं तो इस बात को बहुत अच्छे से, Sorry. मतलब मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि लाइफ शुड नॉट गेट स्टक एट अ पॉइंट। अगर कोई भी चीज या तो कवर अप की जा सकती है या फिर इस एग्जाम के साथ अलाइंड है तो उसको दे लेना चाहिए। ठीक है, स्टेट पीसीएस आएगा, आरएएस का फॉर्म आया हुआ है, दे लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पर उसके लिए इतना एफर्ट करना पड़ जाए कि इट इज हेम्परिंग दिस, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर बिलो 26-27 ऑफ एज यू कैन टेक अ रिस्क, तब नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉडर फिलोसफी ये है। ठीक है, I hope it is addressed. So your voice got stuck at some point. Can you please repeat just in one sentence? दे लो, और बाद में एक्स्ट्रा पढ़ लेना, स्मार्टली पढ़ लेना। ठीक। All right. Thank you so much. प्रणव देन प्रेम देन राज। सर ये जो कीवर्ड वाली स्ट्रेटजी है तो ये इफेक्टिवली मतलब वन पेजर ही होगा ये सारे ही टॉपिक्स पे, मतलब जैसे 400-500 अगर सारे टॉपिक्स ले लें जीएस के सब टॉपिक्स तो बस ये है कि वन पेज को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और कीवर्ड को पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है। और वो तो एग्जैक्टली बट सर जैसे उसमें ये एडवांटेज हो सकता है कि सारी कमिटीज डेटा वो उस टॉपिक का कीवर्ड के साथ वहीं पे रहेगा, तो सब्सटैंसिएशन वाला पार्ट कीवर्ड के साथ वो एड्रेस कैसे बेटर हो पाएगा? बट वो ये है कि अगर सब्सटेंशिएशन भी इसके आगे लिखना है तो वो भी लिख दो, नहीं तो सब्सटेंशिएशन की ना मेन बात है कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि फैक्ट शीट हो गया या फिर सारे केस लॉज हो गए, 10 पेज में सारे केस लॉज हैं। ठीक है, या जीएस 2 में और क्या है, गवर्नेंस जस्टिस में ढेर सारे एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसएचजीज प्रेशर ग्रुप वो है, तो वो चीज़ है। उसके बाद क्या बच जाता है, प्रैक्टिस के साथ यू विल डेवलप द स्किल ऑफ एक्स वाई मैपिंग, कि इस रीजनिंग का क्या सब्सटेंशिएशन होगा। ठीक है, तो सर ये मैपिंग वाला एस्पेक्ट आई थिंक प्रैक्टिस से ज्यादा बेटर होगा इन बजाय नोट मेकिंग के। नोट मेकिंग तो मैं करने कहीं दे रहा हूँ, वो भी मैंने कहा है कि तुम हाँ कीवर्ड हाँ आइडेंटिफाई मतलब करके हाँ जीपीटी से कर लो। ठीक है। हाँ, हम्म, तो ये सब्सटैंसिएशन और मैपिंग मतलब प्रैक्टिस से ज्यादा बेटर हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाए ऐसे। यस, और शुरू में आपको कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ेगा कि अपनी टेंडेंसी टू ओवर एक्सप्लेन, मतलब सिंगल कीवर्ड वन लाइन ऑफ सब्सटैंसिएशन। टू डेटा फैक्ट एग्जांपल प्रेफरेबली, एंड इफ नॉट कैन वी हैव हाँ अ विजुअल, इफ नॉट देन लेट अस एक्सप्लेन दैट टू इन कंडीशन वेयर इफ द कीवर्ड इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब कीवर्ड अगर बहुत टेक्निकल है तो फिर एक्सप्लेन कर दिया, अगर हाँ करना नॉर्मल चाहिए, कर सकता पार्लेंस है, में है तो करना चाहिए। डेटा डाल दिया उसका। तो ठीक है, सर ये मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा पॉइंट डंपिंग है मतलब, या फिर ये मैकेनिकल वे इज द ओनली वे आपके अकॉर्डिंग? लेकिन वो बात है, लग सकती है, लेकिन पता है बाकी लोग जब बहुत ज्यादा लिख रहे हैं ना, 3-3 4-4 लाइन का एक पॉइंट, तो वो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। एंड तुम हम्म जाकर के देखना अक्रॉस द कॉपीज, अगर तुम एक लार्जर सैंपल स्पेस ऑब्जर्व करोगे तो उनमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा कि जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स है उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। हाँ, वही थोड़ा साइकोलॉजिकल बायस तो है ही वो। और मैकेनिकल तब लगेगा जब पूरा पढ़ रहा है इंसान, उनको ना 3-4 जो की हम्म आर्ग्यूमेंट्स है वो दिख गए, उसके बाद वो लास्ट में जाते हैं हम्म कि ठीक है इसमें लिखा है, बहुत लिखा है, आता होगा, चलो 4.5 देके निकलते हैं। हाँ, बीच में थोड़ा फिगर वगैरह बना दिया मोनोटोनिटी थोपने के लिए। ठीक ठीक है, है, थैंक यू। लेट अस मूव ऑन टू प्रेमराज। यस सर। 78 पे प्री पास हो जाओगे, पढ़ लो। हाँ, हाँ प्रेमराज। सर मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जब आंसर को खुद से इवैल्यूएट करें जो कि मुझे ज्यादा सही लगता है, तो उसमें किस किस बातों का मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स जिस पे हम लोग ध्यान दे सकते हैं, बेसिकली जो पता नहीं चलता है मतलब इनिशियली। देखो, इसमें दो हाइपोथेसिस है। पहला तो ये कि जो तुम्हें अच्छा लगता है क्या वो चीज़ सही है। ठीक है, तो अपना आंसर को खुद खुद गलत बोलना, तो वो तुम्हें पता है ना तुमने क्या सोचा ना, पर जो तुमने सोचा वो क्या वो दूसरे वाले को कन्वे हो रहा है। एक तो अगर अपॉर्चुनिटी हो तो कहीं से इवेल्युएट करवा लो। ठीक है, डू नॉट, मतलब इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को या जो तुम पसंद कर रहे हो गलत है। दूसरी बात ये है कि तुम्हें पता है तुमने क्या सोच के वो लिखा ना। और सर ये भी है ना, जैसे कि पहले आंसर राइटिंग किए हुए तो वो अब पता चल जाता है, क्योंकि पता है कि यहाँ पे जो है वो मतलब खुद को मतलब एक तरीके से मतलब मक्खन लिखे लगाना, क्यों और नहीं, कि नहीं भाई तू लिखे क्यों आंसर नहीं, सही लिख रहा है। लिखे क्यों नहीं, उसको लिखते समय हाँ क्यों सर, नहीं तो लिखे। वो पता चल जाता है सर कि मतलब मैंने कहाँ पे मतलब गलती की है, कहाँ पे मतलब, तो वो चीज सर। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब अगर मैं अपने आंसर्स को मतलब इवैल्यूएट करूं तो क्या क्या फैक्टर्स है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, मतलब टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि मतलब यहाँ पे मैं मतलब वो नहीं ब्लफ नहीं कर सकता। सर मैं एआई का कोई प्रीमियम लेने का सोच रहा हूँ। उसमें सर हाँ, विच वन शुड आई गो फॉर, चैट जीपीटी, जेमिनाई या क्लाउडे, ताकि मेरे क्लॉड मतलब में जो। क्या है कि क्लॉड इज कॉस्टली, तो अगर हाँ 5-6 लोग मिल करके 100x वाला ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है यार, क्लॉड तो बेस्ट ओके है। ओके। सर कुछ 2000 पर मंथ का था, मैं वो
ठीक है, क्लॉड इज डेफिनेटली नॉच अबव अदर्स एज ऑफ नाउ, बट ये है कि इसका अच्छा पैराडाइम भी बहुत चेंज होता रहता है, तो अगर हो सकता है जो मैं बात बोल रहा हूँ वो 6 महीने बाद ना रही well, सर, लेकिन ये अभी इस में स्किल है इसलिए अभी। मुझे अभी तो क्लॉड है, 2-3 महीने में तो हाँ क्लॉड है भाई, ठीक, जो भी, हाँ ठीक ठीक। है। हाँ। ठीक है, 0 2 3। Hello, am I audible? Yes, First of all, thank you so for this session. I've attended the other two sessions as well. जब आपने 2 बार लिया था, थैंक्स फॉर इट. काम मेरा पे आते हैं, क्वेश्चन काम ये पे आते था. हैं, बहुत लंबा है, हाँ, ठीक। हाँ, हाँ. मेरा क्वेश्चन ये था कि जो कीवर्ड बैंक हम बना रहे हैं, जैसे आज आपने बताया कि कीवर्ड बैंक बनाने के लिए गो थ्रू द PYQ, गेट द फर्स्ट ईयर ऑफ द कीवर्ड्स जो सीधे क्वेश्चंस में होंगे, देन ब्रेक देम डाउन तो आपको सेकंड ईयर ऑफ कीवर्ड्स मिलेंगे. यही आपने सेकंड बोला था क्या? ईयर, सेकंड ईयर भी क्वेश्चन में होते हैं, लेकिन वो अच्छा, सिलेबस सेकंड के ईयर. पार्ट नहीं है, कि जैसे तुम्हें ना इफेक्टिवनेस में कहीं नोट्स थोड़ी मिलेंगे, व्हाट इज एक्चुअली नहीं. मेंट बाय इफेक्टिवनेस। अच्छा. तो सर, ये काम हम एथिक्स में कैसे कर सकते हैं? बिकॉज इन एथिक्स वी Ethics is डोंट. the most ethics is the most mechanizable paper. They have not asked more than 10 type of case studies ever. ठीक है, कि there is a case study, there will be a case study on social justice, there will be a case study on say for instance administrative क्या कहते हैं क्राइसिस सिचुएशन, ठीक है, देयर विल बी a case study on private ethics, there will be a case study on environmental ethics, ठीक है। अब ये है कि 10 में से कोई 5 आ जाएंगे, एक नहीं आ सकता है, ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। तो उसको क्या एक 500-600 वर्ड का आंसर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता जिसमें से कोई भी 250-300 वर्ड याद आ जाए वहां पे, क्योंकि उसके बाद नहीं. 5 ही टाइप के 5 ही क्वेश्चन है ना, कि हम्म, व्हाट आर द एथिकल डिलेमास, या वैल्यूज, या ऑप्शंस अवेलेबल, एनालिसिस ऑफ दोज ऑप्शंस, एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कभी कभी लीगल एम्बिट पूछ लेते हैं, क्या क्या लीगल स्पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसको आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सेक्शन ए में कैसे करेंगे इस चीज को? सेक्शन ए में, या. सेक्शन ए में भी देखो क्या है कि अगर रीजनिंग देखने जाए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर व्हाई रीजनिंग, कुछ होगा अंग्रेजी में लिखा हुआ हिंदी में, उसके बाद आएगा गिव, मतलब कोर एस्पेक्ट क्या है कि गिव एथिकल आर्गुमेंट, राइट ना। तो अगर हम एथिकल आर्गुमेंट का पेस्टल बना दें, पेस्टल से फॉर इंस्टेंस, वहां पर तो आप पेस्टल लगा नहीं सकते, बट क्या है कि कैन सम एथिकल रीजनिंग कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डोमेन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से रिलेटेड एथिकल कीवर्ड्स इनका से को रिलेटेड. start, ठीक है। हाँ, उसके बाद कैन सम रीजनिंग भी कमिंग फ्रॉम फिलोसफर्स, ठीक है, कांट सेड दिस, गांधी सेड दिस, सोक्रेटिस सेड दिस, जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये तो एक टेम्पलेट ही चल रहा है ना, तुमने पहले सोचा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फिर सोचा थिंकर्स, फिर सोचा थ्योरीज, या फिर सोचा सोशल वैल्यूज, फिर सोचा सर्विस वैल्यूज, ठीक है। वैसे ये भी ये हो जाएगा, या फिर उसमें भी स्टेक होल्डर लगा देते हैं, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएगा, पब्लिक पब्लिक और क्या होता है वो, पब्लिक सर्विस या सिविल सर्विस, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो और हम सर एक हम और चीज. एक हाँ. मेरी बात बताता हूँ, पहले भी बताया नहीं, कि इसका स्टेक होल्डर कैसे लगा सकते हैं एथिक्स में, कि हम ये पता है हमारा दिमाग क्या क्यों क्लॉग हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि पब्लिक सर्वेंट मीन्स या सिविल सर्वेंट मीन्स डीएम, ठीक है, लेकिन अब फिर वो वही हमें 4-5 वर्ड याद आते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जस्टिस, सर्विस डिलीवरी। बट आप सोचो, क्या एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो नर्स है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है? वो भी, ठीक है, स्कूल टीचर पब्लिक सर्वेंट नहीं है? वो भी, मिलिट्री ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, ठीक है, हाई लेवल पे सेक्रेटरी लोग हैं, ठीक है, या फिर डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट के पास, इंजीनियर्स हैं गवर्नमेंट के पास, रिवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, सबसे रिलेटेड 5-7 कीवर्ड रख लो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो जिस टोनलिटी में क्वेश्चन है वहाँ पे स्टेक होल्डर लग जाएगा पब्लिक सर्वेंट वाले में, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें लिखना नहीं है पुलिस, लेकिन सोचने के लिए वो है, ठीक है, 2 पेज के नोट्स बनेंगे, ठीक है। हाँ सर, एक और बात है कि ये जो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कीवर्ड्स के बाद आप उससे जो ब्रेक कर रहे हो, वो आप हम्म, एआई का यूज कर रहे हो उसमें कि नहीं? और आप हाँ कैसे कर रहे हो? ब्रेक कैसे कर रहे हो? डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली मैं अपनी क्षमताओं की लिमिटेशंस जानता हूँ, तो ऑफ कोर्स, मतलब जितना सारे इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी मिलकर नहीं कर सकती वो अकेले क्लाउड कर सकता है, ठीक है, वो तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, ठीक है सर, थैंक यू, दैट्स ऑल. जस्ट नीड्स अ गुड प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। हाँ अक्षित, प्रेम और राज का हो चुका है ना, हाँ, जिन लोगों का हो जाए हैंड डाउन कर लो यार, हैंड डाउन, ठीक है, अक्षित, अक्षित नंदवा। सर अभी 65 के अप्रोक्स मार्क्स बन रहे हैं, तो सर 2027 के लिए मैं ऐसे प्रिपेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे मेंस में उसका रुके ना, प्रीलिम्स निकले तो मैंने एक ये मेथड सोचा था कि मैं 2026 एस्पिरेंट्स के अलोंग साइड प्रिपेयर करूंगा मेंस के लिए. तो सर इस पे आपका क्या टेक अवे है? यानी कि 4 मंथ 3-4 मंथ्स, फिर अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा तो 4 and 4.5 मंथ में मेंस का करूंगा, उसके बाद प्रीलिम्स के अगेन शिफ्ट हो जाऊंगा. मतलब इस पे एक तो देखो 2 चीजें इसमें, एक तो तुम पहला पार्ट के लिए तुम सही हो,
26 वालों के अलॉन्ग साइड करो, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज में तुम गलत हो कि 4.5 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद से, फॉर इंस्टेंस तुम नवंबर की बात कर रहे हो, नवंबर अक्टूबर में आकर के प्री पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तुम कितना भी पढ़ लो, प्री में नॉलेज का रोल है नहीं भाई इतना ज्यादा, ठीक है। मेंस लिखने से भी प्री का बहुत फायदा होता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और जो लोग बताओ प्रीलिम्स जनवरी से कर रहे थे चाहे अक्टूबर से कर रहे थे, दे आल्सो हैड द सेम इशू इन दिस प्रीलिम्स, या फिर अगले प्रीलिम्स में भी वही होगा, और 2024 जैसा पेपर आता है, 25 जैसा था तो भी वही चीज है। प्रीलिम्स इज डिटैच्ड फ्रॉम नॉलेज टू अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट, नॉट फ्रॉम द नॉलेज बट फ्रॉम द एफर्ट, ठीक है। जो प्रीलिम्स के लिए नॉलेज चाहिए उसको गेन करने में तो मैंने ज्यादा नहीं जाती है, कितनी ज्यादा, सॉरी फॉर नॉलेज, एफर्ट्स कट ऑफ कितनी जा सकती है यार, मालूम नहीं है, थोड़ी बढ़ेगी तो है। मतलब डिफरेंस बिटवीन सीएसई एंड फॉरेस्ट कट ऑफ विल डेफिनेटली इंक्रीज, नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। तो जब 90 सीट हुआ करती थी 2020-21 तक, तब 18-20 नंबर का अंतर आता है, ठीक है। और जब सीसेट टफ आता है तो भी कट ऑफ में डिफरेंस आता है सीएसई और फॉरेस्ट की, क्योंकि फॉरेस्ट यूजुअली टेक्निकल डोमेन के लोग देते हैं, दे हैव सम डिग्री ऑफ एडवांटेज डेफिनेटली इन सीसेट। तो उस कारण से भी तो मान सकते हो कि दोनों के कट ऑफ में 20-22 नंबर का डिफरेंस आना चाहिए। पिछले 2 साल से 13 आ रहा था जब प्रीलिम्स, जब 150 सीटें थी, और क्या कहते हैं सी सेट ओके आ रहा था ना। तो इस बार मान सकते हो 20-22 नंबर का डिफरेंस आएगा, तो मान के चले अगर 72 75 77 जैसा कोई अगर कट ऑफ जाता है, 72 से 76 ऐसा ही कुछ जाना चाहिए, ठीक है। गिर भी सकता है, मतलब आई डोंट, ठीक है, जो भी है तो मान के चलो 95 कह रहा हूँ। अगर तुम ये पहचान सकते हो जूलॉजी का क्या हेलो इफेक्ट है, तो फिर वो वर्क कर जाएगा यार ना। सर फिर एक साइकिल ये 2026 एस्पिरेंट्स के साथ कंप्लीट करने के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में मेरा क्या फॉलो अप होना चाहिए प्लान? एक साइकिल में क्या करो पता है, एक साइकिल में करो तुम कि सिर्फ कंटेंट का 2 राउंड 3 राउंड रिवाइज करो, और बिना टाइम की टेंशन लिए एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर लिखो। जो 2026 वाले 100 आंसर लिख रहे हैं तुम 500 लिखो, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, कंटेंट को और कंसोलिडेट करो और थोड़ा सा टाइम घटाओ, ठीक है। 3 राउंड आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हो 2.5-2.5 महीने के, ठीक है। और इट इज नॉट प्रूडेंट कि 1 फरवरी या 1 मार्च से पहले मेंस प्ले टू शिफ्ट हो जाओ कंप्लीट, वो हमेशा ही सरप्राइज एलिमेंट रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। नॉट सरप्राइज रहेगा तो वो भी एक सरप्राइज है, कट ऑफ उड़ जाएगी, ठीक है। उन चीज़ों के लिए प्री की बहुत तैयारी करना इज सेल्फ सेबोटाइजिंग स्ट्रेटजी, जो भी है। बाकी हाँ, अब मैं चैट से क्वेश्चन दे देता हूँ, हैंड रेज अब नहीं है, ठीक है। एवरी वन पे जाता हूँ मैं, पहले अक्षित ने भी वो पूछा था, वो पूछ ही लिया होगा, राज ने पूछ लिया होगा। हाँ, व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर बाउंड्री ऑफ प्लेइंग डोंट नो, 78 इन जे 78 पे देखो हो जाना चाहिए भाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं ले लूंगा डेफिनेटली, अभी जीएस से स्टार्ट करता हूँ मैं, 1 वीक में या अगले 10 दिन में ले लूंगा, ठीक है। हाँ, हेलो इफेक्ट 10 सेकेंड्स डन, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा फॉरेस्ट का बता दो, डू द सेम थिंग्स वर्क पीवाईक्यू प्लस कीवर्ड और सिलेबस नहीं। फॉरेस्ट इज टेक्निकल सब्जेक्ट, देखो फॉरेस्ट में अगर सिर्फ फॉरेस्ट दे रहे हो तो फॉरेस्ट्री में इजी सब्जेक्ट है, बट थोड़ा तो वो करना पड़ेगा ना कि उसमें 4 सेक्शन है ना, पेपर 1 सेक्शन 1, पेपर 2 सेक्शन 2, जो भी है ना ये 1 2 3 4, तो 2 में टेक्निकल चीजें आती हैं, पेपर 1 सेक्शन 1, पेपर 2 सेक्शन 1 में, ठीक है। तो पेपर 1 से इन दोनों को टेक्निकल एस्पेक्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर वहां पर जेनरिक बातें करने लगोगे तो यू विल सीम लाइक अ शैलो कैंडिडेट। वो सब्जेक्ट का डिमांड है, जीएस में वो चीज डिमांड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही जेनरिक होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ वहां पर। तो वहाँ उसका टेक्निकल एस्पेक्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। काफी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसको पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। कोशिश करना कि जो 3 क्वेश्चन चूज करने होते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन सेक्शन 1 से चूज किए जाए दोनों पेपर में, ठीक है। तो वहां से रिलेटिव एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। जियोलॉजी का, ठीक है, जियोलॉजी का यार मुझे नहीं मालूम है मैं, लेकिन जो भी होगा कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, मेरे को तो नहीं मालूम है किसी ने, पर जियोलॉजी के काफी लोग होते हैं, मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। लेट अस अगली बार तक के लिए बाय बाय।